जो कोल स्कैम हुआ था, जो कोल गेट हुआ था, आज का यंगस्टर है जिसको आइडिया नहीं कि कोल स्कैम कितनी बड़ी चीज थी। जो विनोद राय साहब ने कहा उसका कोल प्रोडक्शन से लेना एक ना देना दो। डिमांड अगर आपके पास पड़ी है तो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से होती है। यहाँ तो 300 बिलियन पड़ा हुआ है इंडिया के पास। रियल समस्या माफिया नहीं थी, रियल समस्या स्कैम नहीं था, रियल समस्या थी शॉर्टेज ऑफ कोल प्रोडक्शन। प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो आप सीधे मीटिंग में मना कर देते हैं सर। मोदी जी से तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ। पीयूष गोयल जी को यह गलतफहमी हो गई कि मैं प्रधानमंत्री के नजदीक। ठीक, ममता बनर्जी की परसेप्शन है कि वो सुनते नहीं है। मैं हमेशा तरीका निकालता था। क्यों बोलते हो कि एजुकेशन बड़ा स्कैम है स्कूल से? यार कोल सेक्टर कैसा है? बोले गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या आपने? तो समझ में आ गया मुझे कोल क्या है। आई फाउंड दैट द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर वर्स देन माफियाज ऑफ कोल। 2 months before my retirement, CBSE paper leak happened and the minister was keen on shifting chairman CBSE. पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी बात करते हैं। When प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड, आप बोलते हो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। Dr. Manmohan Singh was an economist, an excellent person, but he is not a great communicator. वोट चोरी का बहुत एक चल रहा है ना। अगर आप इलेक्शन कमीशन के सर होते, हेड होते इस टाइम पे, राइट, आपका क्या रिएक्शन? मेरा वो रिएक्शन तो नहीं होता जो प्रेजेंट ECI का है। करप्शन खत्म हो सकती है सर वैसे इंडिया से? आज के पॉडकास्ट में वी हैव अनिल स्वरूप, who is a 1981 IAS ऑफिसर एंड द फॉर्मर कोल सेक्रेटरी। आज का बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन अनिल जी के साथ रही, जिसपे हमने वी डीप डाइव इनटू द कोल स्कैम जो 2014 में 2012 में कोल गेट स्कैम हुआ था एंड ही टुक ओवर एज द कोल सेक्रेटरी इन 2014 एंड इट वाज अ वेरी डीप डाइव कन्वर्सेशन इनटू पब्लिक लाइफ, ब्यूरोक्रेसी, उनको क्या क्या चैलेंजेस आए पब्लिक लाइफ में, उनकी इंटरेक्शन विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिले एंड इन दिस इंटायर कन्वर्सेशन हमने लीडरशिप को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, द डूज एंड डोंट्स, हाउ टू हाउ एन IAS ऑफिसर शुड डील विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, वो आज बात की है। It's a very in-depth conversation where we have talked about education, about India के क्या challenges and opportunities है, and I think ये young लोग बहुत enjoy करेंगे ये वाला podcast। हम अपने podcast के थ्रू बहुत impactful और meaningful काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी हम गेस्ट लेके आते हैं, we try कि आप उनसे सीख सको और आपको आपकी लाइफ वो इम्पैक्ट करें और बेटर बने। आपको जब सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल काम करने की। अनिल स्वरूप ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। इन 2025 जो आज के यंगस्टर्स हैं, उनको जो अब कॉलेजेस में, स्कूल से पास आउट होकर कॉलेजेस में आ रहे हैं या पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता सर कि जो 2012 में जो एक कोलगेट स्कैम हुआ था, जो बहुत बहुत बच्चे होंगे सर उस टाइम पे, एंड 2014 में सर व्हेन यू बिकेम द कोल सेक्रेटरी, मैं सर चाहता हूँ कि जो कोल स्कैम हुआ था, जो कोल गेट हुआ था, इतना बड़ा स्कैम इंडिया में, मतलब उसके बाद तो वो दौरान ऐसा था सर कि स्कैम पे स्कैम आई जा रहे थे एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द UPA गवर्नमेंट एट दैट टाइम ऑल्सो। इन 2014 NDA केम इनटू पावर। तो मैं चाहता हूँ सर कि जो आज का यंगस्टर है जिसको आइडिया नहीं कि कोल स्कैम कितनी बड़ी चीज़ थी, और देन वो सर मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या माफिया था कोल स्कैम का, कोलगेट कैसे बना, then we'll come to your tenure as a coal secretary and क्या उसके बाद रिफॉर्म हुए कि आज 2025 में कोल आपको जो इंडिया चलाने के लिए कोल चाहिए, राइट, आपको जो पीक लोड है सारा, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। हाउ बैड वाज द कोल स्कैम, कोलगेट, उस वहाँ से एक्सप्लेन। ओके, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि शायद कोल स्कैम इतना बड़ा नहीं था जितना बना दिया गया। आज जैसे आप भी कह रहे हैं इतना बड़ा स्कैम था, तो मैंने तो पत्रावलियाँ देखी हैं। कई बार होता है कि परसेप्शन हम बहुत बड़ा कर देते हैं जो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मैंने ये जरूर पाया कि उसमें गलतियां हुई थी, कई लोगों को गलत एलोकेट हुआ था, बट ये कहना कि समस्त केस में सब केस गलत हुए थे, जैसा कि CAG ने तत्कालीन कहा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको निरस्त किया, मेरा ये मानना है कि उसमें कई बिल्कुल सही थे, लेकिन सब कैंसिल हो गए क्योंकि माहौल ऐसा बना गया था कि जिसमें गलत सही सब जोड़ के। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि जो CAG साहब ने उस समय रिपोर्ट लिखी, मैंने अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में उसको पूरा चैप्टर लिखा, विनोद राय ने,
मैंने कहा कि उन्होंने गलत कैलकुलेशन किया, और मैं उसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा यंगस्टर्स को, दे शुड नो. He had calculated a notional loss of certain amount. He said about 1,70,000 crore. And how did he determine it? किसी चीज का लॉस होता है, जो भी बिजनेसमैन है जानता है कि इतना उसमें खर्चा आता है, इतना उसमें प्राइस मिलता है, तो जो उसमें डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया, और डिफरेंस नेगेटिव है तो लॉस हो गया. तो आप खर्चा जब डिटरमिन करते हैं तो डिटरमिन करते हैं वो कॉस्ट आई कहां से. उन्होंने कॉस्ट निकाली कि जो कोयला जब खोदा जाता है तो उन्होंने एक एवरेज प्राइस ले लिया, जबकि जो भी कोयला सेक्टर को जानते हैं वो जानते हैं कि जितनी डेप्थ में आप जाएंगे उतना ही महंगा हो जाएगा कोयला का एक्सकवेशन. वो उन्होंने फैक्टर ही नहीं किया, एक एवरेज प्राइस लेकर उसको गुणा कर दिया और कह दिया इतना इतना खर्चा हुआ और उसमें इतना प्रॉफिट हो गया. जबकि कई उसमें ऐसे खदानें थी जो कि जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग होनी थी, उसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होनी थी. तो मैंने जैसा अपने पुस्तक में भी लिखा है कि ही बिहेव जस्ट लाइक एन अकाउंटेंट. उन्होंने पुस्तक का नाम लिखा है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, बट ही एक्चुअली बिहेव्ड लाइक जस्ट एन अकाउंटेंट. ही शुड हैव बिहेव्ड लाइक एन ऑडिटर. नो व्हाट हैज एन ऑडिटर टू डू, और स्पेशली सीएजी टू डू? ही शुड हैव गॉन इनटू ईच माइन एंड डिटरमिन्ड कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी और क्या उससे रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है या होता. और नोशनल भी निकालना था. कई लोग उनको नोशनल के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो तो हुआ ही नहीं था, आपने प्रोजेक्ट किया था इतना मिलता. मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं. जो उन्होंने कैलकुलेशन किया कॉस्टिंग का, वो बिल्कुल गलत किया. अब ये ऐसी स्थिति भयावह कैसे दिखाई गई? अगर आपने जैसे उसको, एक तो आपने गलती की, उसके बाद आपने पोजीशन उसे ऐसे किया कि जैसे बहुत बड़ा स्कैम हो गया. आप आज की तारीख में भी सब कहते हैं इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, क्योंकि आप टेलीविजन पर गए, आपने अनाउंस किया सब जगह, बड़ी बड़ी बातें की. देखिए मेरा ये मानना वो है नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट को ही देना होता है ना सर. मेरा ये स्पष्ट मानना है, वो भी एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे. एक सीएजी का काम है अपनी रिपोर्ट आप सरकार को और पार्लियामेंट को सबमिट कर दीजिए, फिर वो जो कहे करिए. ये आपने खुद ही कर डाला सब. आपको इस जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक उस पर फाइनल व्यू पीएससी ने नहीं लिया है, और हम जने कहां कहां पहुंच गया उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें घुस गया. देखिए विनोद राय साहब ने तो ये कहा था 2004 के बाद वाली माइन गलत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने 1990s की माइन उड़ा दी तब 92 से लेकर. अब इसका जब परीक्षण किया गया, मैंने किया और लोगों ने किया, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते. हम उसको, हमें स्कैम शब्द अच्छा लगता है, हमें कोलगेट शब्द अच्छा लगता है, हम लोग बड़ी बड़ी सूचनाएं. मैं पुनः इस चीज को कहना चाहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा कि गलतियां नहीं हुई थी, उसमें कई एलोकेशन गलत हुए थे, उसमें एक्शन होना चाहिए था. तो इनको करना क्या चाहिए था, जहां जहां गलत हुआ उसको स्पेसिफाई करते, यहां गलत हुआ तो एक्शन होता. आज की तारीख में किसी को जेल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई कन्विक्शन नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि आपने जनरलाइज कर दिया था. तो मेरा यह मानना है कि हां गलतियां हुई थी, लेकिन उसको जो जामा पहनाया गया और जो उसको स्वरूप दिया गया वो वास्तविकता से बहुत दूर था. ओके. वो तथ्यों पे आधारित नहीं था. सर इस पे इस थॉट को होल्ड करते हैं. आप 2014 में आते हैं, स्कूल सेक्रेटरी गवर्नमेंट आपको लेके आते हैं वहाँ पे, बट लेकिन उससे पहले जैसे आपने बात की विनोद राय शुड नॉट गॉन, उनको मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए था, उनको पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए थी. लेकिन सर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो इंडिया 300 बिलियन टन के आसपास कोल पे बैठा हुआ था और रिक्वायरमेंट अपनी 2 या 3 बिलियन के आसपास थी. 1 बिलियन. 1 बिलियन के आसपास 1 बिलियन थी. सो ऑलमोस्ट 300 गुना हमारे पास पड़ा है. और आपने एक चीज़ में कहीं बोलते भी हैं कि माफिया जो होता है या चोरी जो है वो हमेशा डिमांड अगर आपके पास पड़ी है तो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से होती है, राइट. यहाँ तो 300 बिलियन पड़ा हुआ है इंडिया के पास. तो आप सर, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है उसको कुछ गलतियां थी, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर कि क्यों हुआ सर. मैं करता हूँ. देखिए इन दोनों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा. जो विनोद राय साहब ने कहा उसका कोल प्रोडक्शन से लेना एक ना देना दो. इनफैक्ट उनकी रिपोर्ट की वजह से जो प्रोडक्शन हो भी रहा था वो भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये माइंस बंद कर दो. तो लगभग 34 मिलियन टन की वो जहां से प्रोडक्शन हो रहा था, 31 मार्च 2015 के बाद उसमें प्रोडक्शन बंद हो जाना था. मेरे विचार से रियल समस्या माफिया नहीं थी, रियल समस्या स्कैम नहीं था, रियल समस्या थी शॉर्टेज ऑफ कोल प्रोडक्शन, क्योंकि वो कारण था इन दोनों चीजों का. आपने सही फरमाया कि दुनिया भर में माफिया शॉर्टेजेस पे थ्राइव करता है. अगर शॉर्टेज नहीं होगी तो माफिया नहीं थ्राइव करेगा. अब जब हमारे पास इतना कोयला था और इतनी डिमांड थी, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए था कि उस डिमांड को कैसे फुलफिल करें. शायद उसी का थोड़ा बहुत प्रयास मैंने किया जब मैं सचिव कोयला बना. और जो कोयले की स्थिति सुधरी 2 साल में, सुधरी इस हद तक
कि फ्रॉम अक्यूट शॉर्टेज ऑफ कोल हम इस बात का चिंतन कर रहे थे कि क्या हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोल। इस स्थिति में 2 साल में आया। उसका कारण सिंपल था, हमने माफिया पे बल ना देकर, हमने स्कैम पे बल ना देकर इस बात पे बल दिया कि कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जाए। ये देखिए दोनों डिस्टिंक्ट चीजें हैं, हम लोग मिला देते हैं दोनों को। जो राय साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये गड़बड़ हुई, ये गड़बड़ हुई, उन्होंने नहीं बताया सही क्या किया जाए। ये बड़ा आसान है कि मैं आपकी कमी निकाल दूं, कमी निकाल दूंगा मैं, और लोगों को भी बड़ा मजा आता है क्योंकि मसाला अच्छा लगता है ना, आपके बारे में हम कमियां निकाल दें। हमें सकारात्मक रूप से प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाना चाहिए था। मेरा पूरा बल 2 साल में इन्हीं बिंदुओं पर था कि हाउ डू आई इंक्रीज कोल प्रोडक्शन इन दिस कंट्री, एंड आई डिस्कवर्ड, बिकॉज आदतन मैं कोई समस्या आती थी तो उसकी तह तक जाने की कोशिश करता था। एपरेंटली तो लगता था स्कैम की वजह से है, माफिया की वजह से है। नो, दे वर एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्टेज रादर देन कॉज ऑफ शॉर्टेज। तो मैं कॉज पे गया। कॉज क्या था? कोयले का प्रोडक्शन में इसलिए प्रॉब्लम आती थी कि कोयले खदान के लिए जमीन चाहिए। नो, लैंड एक्विजिशन इज वेरी डिफिकल्ट, तो स्टेट आ जाता है, स्टेट आ जाता है। दूसरा, ये जितना कोयला है वो फॉरेस्टेड एरिया में, तो आपको फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, वो भी स्टेट का आधा से ज्यादा काम है। तीसरा, जिस क्षेत्र में कोयला है आपको निकालने के लिए रेलवे लाइन चाहिए, तो आपको रेलवे से कनेक्ट करना है। तो हमने इन 3 कारणों को आइडेंटिफाई करके इन पे वर्क किया। इन पे वर्क करने के लिए शायद जो मैं रिफ्लेक्ट करता हूं पास्ट का, तो मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा काम यह हुआ कि एज सेक्रेटरी कोल मैंने एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं की। स्टेट्स में जाके चीफ मिनिस्टर्स को या उनके स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ, उनको ना केवल मीटिंग की, दिल्ली नहीं आना पड़ा उनको नहीं, उनको हमने वैल्यू प्रोपोजिशन दिया। यानी कि जो मैं कह रहा हूं उसमें आपका लाभ क्या है। मेरे हिसाब से एक मेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि आप किसी को कोई चीज बेचने जाएं, आइडिया हो या प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आप जब तक उसको नहीं समझा पाएंगे कि उसका क्या लाभ है, वो हमारी बात क्यों मानेगा। अब इसमें हम उनको बता पाए, और उनको भी, कई लोगों को आश्चर्य हुआ जब मैंने बताया कि साहब ये जो ऑक्शन कर रहा हूं मैं कोल ब्लॉक्स का, जिसके लिए हम जमीन मांग रहे हैं, इसका 1 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं आएगा, पूरी रॉयल्टी स्टेट को जानी है। कई को तो पता ही नहीं था। जब उनको पता लगा कि इतना पैसा मिल रहा है, मुझे याद है कि एक चर्चा में नवीन पटनायक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो तो प्लेजेंटली शॉक्ड थे। इज दैट सो मिस्टर स्वरूप, ही यूज्ड टू से। मैंने कहा साहब मैं आपके लिए कर रहा हूं ये, मेरे पास तो एक पैसा आना नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, सब आपको जाना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा अनिल जी बताइए हाउ मच। तो मैंने कहा साहब इस समय तो ऑक्शन चल रहा है, मैं कैसे बता दूं। बोले कोई अंदाजन बता दीजिए। मैंने अंदाजन बता दिया उनको एक नंबर। वो कहते इज दैट सो। अगले दिन उन्होंने सपोर्ट किया हमारे बिल को। सी द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, नंबर 1, गो टू द प्लेस वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। नंबर 2, स्टेक होल्डर को समझाइए कि उसका उसमें क्या है, व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर हिम। फॉर्चुनेटली इट वर्कड बिकॉज आई कुड कन्वे वैल्यू। आप सोचिए इस बात को, उस समय कोयला उन सब स्टेट्स में था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी थी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में था, उड़ीसा में था, कोई एनडीए गवर्नमेंट। एक ममता बनर्जी की परसेप्शन है कि वो सुनते नहीं है, तो आपका कैसे? देखिए मेरा नहीं सुना उन्होंने, मैं इसको स्पष्ट कह दूं, मैंने नहीं सुनाया। मैं हमेशा तरीका निकालता था कि जिस व्यक्ति को अपनी बात मनवानी है उसको कैसे मनवाई। कई चीजों में तो यहाँ, कई चीजों जैसे नवीन पटनायक जी को तो मैंने सीधे समझा दिया, ममता बनर्जी को मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी माध्यम से समझाया। मैं कलकत्ता गया, आईएएस ऑफिसर टू आईएएस ऑफिसर, मैंने उसका दुरुपयोग किया, आप समझ लीजिए। मैंने उसको समझाया। मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये कहा कि मैं कागज ले गया था आधा पन्ने का। मैंने कहा देखो मैं कागज लेकर आऊं, मैं चिट्ठी भी लिख सकता हूं, लेकिन चिट्ठी नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को प्रतिदिन इतना रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है, इतना डायरेक्ट, इतना इनडायरेक्ट। ऑक्शन नहीं कर रहे वहां पे, आप अगर हमें भूमि नहीं देंगे, वो ऑक्शन के लिए नहीं थी, वो हम कोल इंडिया को दिलवाना चाहते थे भूमि फॉर कोल। तो मैंने कहा आपको इतनी रॉयल्टी मिलेगी, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आप ये किस तरीके से जाके जाओ समझाओ ममता जी दी को। क्योंकि उस समय तो हालत, और आज भी हालत ये कि ना वो एक दाग रही है, यहाँ से भी कोई दाग रहा है, बातचीत ही नहीं हो रही। मैं इस चीज में विश्वास करता था कि कम्युनिकेशन चैनल आपको हर के साथ स्थापित करने हैं। स्टेट्स का सर 4 लाख करोड़ का बेनिफिट हुआ है सर, मतलब देखिए मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। और ये रॉयल्टी पूरी स्टेट को जानी है भाई, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 पैसा नहीं आता उसमें, सब स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। तो क्यों नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट? दी होल इशू वाज, जैसे सामान्य प्रॉब्लम जो सरकार में होती है, कि मैं 38 साल में रहा, कि हम लोग को शायद मार्केटिंग का तरीका नहीं आता। सरकार में सिर्फ ये होता है कि मैंने आदेश दिया, आप अनुपालन कीजिए, यू नो इट्स माय ऑर्डर, आई एम सुपीरियर टू यू, यू बेटर डू दैट जॉब, इफ यू डोंट डू मैं तुम्हें एडवर्स एंट्री दे दूंगा, ये कर दूंगा। नो, आई लुक्ड एट इट डिफरेंटली। आई सेड
हमें बताना पड़ेगा कि उसका बेनिफिट क्या है। अगर वो नहीं बताएंगे तो हो सकता है मेरे दबाव में, मेरे प्रेशर में थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान ले, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। जहां मेरा दबाव हटेगा वो फिर अपनी जगह निकल लेगा। जहां उसको समझ में आ गया कि जो मैं कह रहा हूं उसके हित में है, और इस स्ट्रैटेजी को मैंने हर जगह इस्तेमाल किया। जिसके पास भी मैं गया बात करने के लिए, उनको मैंने समझाया उसमें उनका क्या लाभ है। अगर मैं ये नहीं समझा पाऊं किसी को, तो मेरे को क्या अधिकार है? हम होंगे सचिव भारत सरकार के, बट सर क्यों सुनेगा कोई मेरा? 2014 में जब आप कोल सेक्रेटरी बने और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो आप सीधे मीटिंग में मना कर देते हैं सर। पहली नहीं, कन्वर्सेशन नहीं। आपकी प्रधानमंत्री अभी बने हैं सर, यूपीए गवर्नमेंट गिरी है, एनडीए आया, प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, पहली मीटिंग में आप उनको मैंने मना मना कर नहीं देते किया, मना नहीं किया। मैं आपको क्लियर कर दूं, उसमें मैंने उनसे थोड़ी असहमति दी थी। वो भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने नया नया पहली बार जा रहे हैं और आप उससे असहमत हो जाएं। लेकिन मैंने थोड़ा तरीका बदल दिया था असहमति का। जब मैं आरंभिक तौर पे, जब मैं शुरू में सिविल सर्वेंट था, मैं सबसे भिड़ जाता था। मैं जैसे आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, मैं भिड़ जाऊंगा आपसे। बाद में मैंने भिड़ना बंद कर दिया। बाद में मैं उसका तरीका दूसरा निकाल लिया कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करें कि वो ऑफेंडेड भी ना महसूस करो, मेरी बात मान ले। क्योंकि बॉटम लाइन शुरू में, जैसे शुरू में सेवा में था कि मैं आर्ग्यूमेंट जीतता था, लेटर ऑन मैं अपना काम कराता था, ये फर्क था। तो मैंने रियलाइज किया मैं आर्ग्यूमेंट जीत के क्या कर लूंगा। मैं आर्ग्यूमेंट जीत गया, काम तो हुआ नहीं। फिर भी मुझे तो काम कराना है। काम कराने के लिए क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज कर सकता हूं, ये मैंने थोड़ा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखा। पहले 7-8-10 साल में तो मैं सबसे लड़ता था। मतलब जब मुझे याद है, ये मैंने शुरू में जब मेरे बहुत लड़ाई हो गई मेरे नेताओं से, अधिकारियों से, तब मैंने रिफ्लेक्ट किया। हर आदमी रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कर क्या रहा हूं, हर से भिड़र ले रहा हूं। तो मुझे एक वाकया याद है जो मैंने पहले भी कहा है। मायावती जी का मैं विशेष सचिव था। मैं सबके साथ रहा, कल्याण सिंह जी के साथ, मायावती जी के साथ। तो उनकी आदत थी, वो जो है मीटिंग में ही सस्पेंड कर देती थी, डीएम को, कमिश्नर को, वैसे ही कर देती थी सस्पेंड। अब हम लोगों को पता नहीं होता, तो मैं उनके सचिवालय में था, तो एक डीएम को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। वो रोता हुआ मेरे पास आया कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उससे पूछा, समझा, तो वाकई उसकी कोई गलती नहीं थी। अब प्रश्न ये है कि मैं उसको कैसे सुधारूं। पहले वाला अनिल स्वरूप होता तो जाके मायावती से कहता, मैडम उसकी कोई गलती नहीं है, आपने उसे गलत सस्पेंड किया, और अगर वो असहमत होती तो मैं छुट्टी पे चला जाता अपना प्रोटेस्ट। कैसे हम कई आईएएस ऑफिसर्स प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने तब समझ लिया था कि भाई मुझे उसका सस्पेंशन रिवोक कराना है, अपना आर्ग्यूमेंट नहीं। मैं अपने आप को प्रिंसिपल्ड ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मेरा देखिए चर्चा क्या हुई मायावती जी से। पहली चीज तो मैंने ये देखा कि कब उनका मूड सबसे अच्छा होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति का दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूड होता है। आप उसके गलत मूड के सामने जाइए तो सही बात भी कहेंगे, आप समझ लीजिए ना कर देगा वो। हमने उनका मूड देखा और सब लोग ऑब्जर्व करते थे। तो हमने ऑब्जर्व किया, सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करती थी तो उस समय उनका मूड बड़ा बढ़िया होता था। क्यों होता था मुझे पता नहीं, लेकिन होता था सुबह के टाइम पे। तो हम सुबह कायम उनके कमरे में गए, नीचे घर पे, और अनिल क्या हाल है? मैंने कहा मैडम बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है आपके इकबाल से। फिर मैं ये प्रकरण लाया, मैंने मैडम वो उससे गलती हो गई, अफसर बड़ा अच्छा है। अरे अच्छा अफसर है तो गलती कैसे हो गई? अब देखिए कई लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया इस बात पे कि आपको पता था उस अफसर की गलती नहीं थी, आपने वहां क्यों कहा उसकी गलती हो गई? अब बहुत सिद्धांतवादी अनिल स्वरूप होता और सत्यवादी अनिल स्वरूप होता तो ये कहता वो सही था, लेकिन उसका रीइंस्टेटमेंट तो होता नहीं। और मैं कहता था आपकी गलती है, उसकी नहीं थी गलती, तो मैं भी सस्पेंड हो जाता। तो मैंने एक मैच्योर्ड अनिल स्वरूप ने कहा कि मैडम हो गई उससे गलती। जब उन्होंने ये कहा कि उससे गलती कैसे हो गई, तो मैंने कहा मैडम किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अफसर बहुत अच्छा है। अच्छा अफसर है? हमने कहा मैडम अच्छा ठीक है, बहाल कर दे। बहाल हो गया वो। नो द पॉइंट इज वेदर आई वाज ट्राइंग टू विन एन आर्ग्यूमेंट और ट्राइंग टू से दैट आई एम द मोस्ट ऑनेस्ट मैन गोइंग अराउंड। मैं भिड़ जाऊंगा लेकिन उसके लिए लड़के बन जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो मोदी जी को आप क्या बोल रहे थे फिर? मोदी जी से तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ ये कि मैं कोयले का नया सचिव बना था 2014 की 2014 सरकार भी बनी। पहली मीटिंग हुई मेरी। ये क्या अगस्त के बाद है ना? नहीं, ये नवंबर की बात है। सरकार पहले बन गई थी। मैं तो 15 अक्टूबर को मैंने चार्ज किया। नवंबर 2014 की बात 2014 की बात है। मीटिंग हो रही है, उसमें जो सेक्रेटरी पावर थे ऊर्जा, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया। उसमें 6 स्लाइड्स उन्होंने प्रेजेंट की और हर स्लाइड के अंत में उन्होंने कहा सर ये प्रॉब्लम कोयले की कमी की वजह से। 6 स्लाइड्स के अंत में वो यही कहते थे। जब उनकी समाप्त हो गई प्रेजेंटेशन तो प्रधानमंत्री मेरी तरफ घूमे और मुझसे बोले, अनिल जी आपने देखा, आप कोयले की समस्या का समाधान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। नाउ अब देखिए मेरा रिस्पॉन्ड क्या आता है। अ यंगर अनिल स्वरूप वुड हैव स्टार्टेड बाय सेइंग नहीं सर दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन।
बट व्हाट डिड आई से? आई स्टार्टेड बाय सेइंग सर आप सही कह रहे हैं, पर सर क्या ये कहना उचित होगा कि ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याएं कोयले की कमी वजह से हैं? सर इसे हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जनरेशन की प्रॉब्लम है, कई ऐसी समस्याएं हैं ऊर्जा क्षेत्र की। हाँ सर कोयला भी एक समस्या है, लेकिन सिर्फ कोयला एक समस्या बताना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। अब देखिए ये मैंने कह दिया उनसे, इससे लिए भी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका डिफरेंट था। अब देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, इसे आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। और वो पीयूष गोयल जी की तरफ घूमे, उन्होंने कहा पे मिनिस्टर थे दोनों के ऊर्जा कि अनिल जी सही कह रहे हैं, इसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखिए। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है, बड़ा मजे का रिजल्ट हुआ। उसके बाद पीयूष गोयल जी को यह गलतफहमी हो गई कि मैं प्रधानमंत्री के नजदीक हूं, क्योंकि कोई नया अधिकारी आके ऐसे बोल दे उनसे, और मेरे अगले 2 साल बिल्कुल मक्खन की तरह निकले। पीयूष जी इसी गलतफहमी रहे, जब तक उनकी गलतफहमी दूर हुई तब तक मैं एजुकेशन सेक्रेटरी बन गया था। मुझे बड़ा आनंद आया। तो खैर वो तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था, लेकिन मेरी आदत शुरू से थी कि मैं अपनी बात प्रस्तुत करता था। फर्क सिर्फ ये हुआ कि पहले मैं प्रस्तुत करता था ये समझ के कि यही एक सही रास्ता है, बाद में मैं दूसरों को भी समझने लगा, प्रस्तुतिकरण का नजरिया तरीका बदल गया, उससे मुझे ही लाभ हुआ। शुरू में मेरे बड़े ट्रांसफर होते थे, मैं सबसे बढ़ जाता था मैं, बाद में मैं दूसरे को भी समझने लगा कि भाई मैं ही खाली एक देयर इज अ ग्रे एरिया, देयर इज नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो मेरे दिमाग में था ये सही है गलत है, तो उस ग्रे एरिया में कैसे हम नेविगेट करें, ये एक आर्ट है दैट यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ। सर आपने काफ़ी कन्वर्सेशंस में बोला है कि आपके क्लोज टू 40 years ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द IAS, आपने बोला कि जो कोल सेक्टर वाज द टफेस्ट फेज, एंड यू आल्सो, जैसे आपने शुरू में भी विनोद राय को यू आल्सो पब्लिकली कंडेम्ड कि उनको मीडिया के पास रिपोर्ट नहीं शेयर करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट पे जाना चाहिए था। कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन सर कि 2014 में जब आप कोल सेक्टर गए, आपने काफ़ी बताया भी बिकॉज उन मीडिया ट्रायल चल रहा था, एक तरीके से मीडिया ट्रायल ही चल रहा था, उसकी वजह से कोल सेक्टर में कोई काम नहीं करना चाहता था, CBI इतनी रेड कर रही थी। तो सर गोइंग फॉरवर्ड सर अ मैसेज टू योर जूनियर्स इन दी IAS जो अब भारत सरकार में PMO में बाकी में काम करे अक्रॉस इंडिया, कि ऐसी सिचुएशन को सर इतना अगर कोई आपके पास रिपोर्ट है तो यू डोंट गो टू द मीडिया, यू गो टू द पार्लियामेंट, थोड़ा कैन यू जस्ट स्पेंड सम टाइम? मेरा ये मानना है जी कि अगर समस्याएं नहीं होंगी तो सरकार भी नहीं होगी। समस्या खत्म हो जाएगी, सरकार की जरूरत खत्म है, समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी। करेक्ट। अब प्रश्न ये है कि उन समस्याओं को अप्रोच कैसे करें। मेरा व्यक्तिगत अप्रोच ये था एज ए प्रोफेशनल कि हम समस्या के कारण को समझने का प्रयास करें। हम कभी कभी ये नहीं करते हैं, और उससे पहले एक बात जरूर करें, समस्या को रिकॉग्नाइज करें। कई बार सरकार या व्यक्ति समस्या ही नहीं मानती, है ही नहीं समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ही नहीं है, तो आगे चर्चा बंद। आप पहले समस्या की एक्सेप्टेंस स्वीकारें, फिर उसके कारण को देखें, कारण की तह में जाएं। रूट कॉज क्या है इसका? तह में जाने से आपको धीरे धीरे करके समस्या का समाधान मिलने लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, सरकारी अधिकारी का काम अपनी पब्लिसिटी नहीं है। ये आज के अधिकारियों में मैं कुछ में देखता हूं कि वो अपनी पब्लिसिटी में लग जाते हैं। आपका काम है काम करना, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अपने आप पब्लिसिटी मिलेगी, आपको उसके प्रयास की जरूरत नहीं है। अगर कोई पब्लिसिटी आपको करनी है तो सरकारी कार्य की करनी है, जो कार्य हो रहा है उसकी करनी, अपनी नहीं करनी। ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैं यंगस्टर्स को कहता भी हूं जो अपना सूट और साड़ी और किस मैरिज में अटेंड कर रहे हैं वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मेरे विचार से सरकारी अधिकारी के लिए उचित नहीं है। वो आपका पर्सनल मामला पर्सनल रखिए, डोंट गो टू सोशल मीडिया, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप अपनी पर्सनल इमेज को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे किसी ना किसी टाइम पर परेशानी आ जाएगी। आपको यू हैव टू बिहेव लाइक अ सिविल सर्वेंट एंड डू योर जॉब साइलेंटली। एंड आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट प्रोपोगेट द वर्क दैट हैज हैपेंड। वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड पब्लिसिटी। आई यूज्ड सोशल मीडिया enormously for information dissemination, for conveying to the people, because और कोई तरीका है नहीं इससे बेहतर तरीका कि हम मासेस को समझा सकें, बता सकें अपनी बात, वही तरीका है। लेकिन अगर उससे हम पर्सनल पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम में आ सकता है वो अधिकारी। सो माई सजेशन टू यंग ऑफिसर्स इज डू योर जॉब क्वाइटली, लेट योर वर्क स्पीक। Everyone wants to be known. Who doesn't want to be known? Everyone wants to be known as a good officer. But let your work determine. Your own personal publicity will not determine your goodness or your competence.
योर वर्क विल डू दैट। सर जो आपके मतलब आई गो कोल जो था उस पर मैं आगे चलता हूँ, बट बिफोर दैट सर जो रिफॉर्म्स थे 2 साल में, रिफॉर्म्स में सर एक जो चीज़ हम भी बहुत मतलब मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि उस टाइम पे यू नो एज यंगस्टर्स वी आल्सो स्टार्टेड टू रीड कि क्या चल रहा है सर। जो ऑनलाइन ऑक्शन थी, जो रिफॉर्म, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म, जो ऑनलाइन ऑक्शन, एक आपने बताया कि आप स्टेट को जाके कम्युनिकेशन करने लग गए कि यार आपका फ़ायदा हो रहा है, आपका पैसे बन रहे हैं अगर आप कर रहे हैं। कैन यू टॉक लेट नेक्स्ट 4-5 मिनट्स जस्ट ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑन द रिफॉर्म्स की, जो अब यंग बच्चे आज सुन रहे हैं कि मेजर 3 जो रिफॉर्म्स हैं, बिल्कुल सरल भाषा में आप बताएं कि जो मेजर 3 रिफॉर्म्स क्या मेजर थे। देखिए, पहला रिफॉर्म उसको कह सकते हैं आप, लेकिन मैं उसको रिफॉर्म नहीं कहता, मैं कहता हूं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यू नो, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद कोल वाज द ओपेसिटी ऑफ ऑपरेशंस, ओपेसिटी ऑफ प्रोसेसेस। उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाना आवश्यक था। अगर मुझे कुछ छुपाना नहीं है और मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, ना करना चाहता हूं, तो मुझे ट्रांसपेरेंट बनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बार टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जो कि मैंने किया, तो आप टोटली ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि शायद वो पहली मिनिस्ट्री हो सकता है वो पहली मिनिस्ट्री हो जहां अपने पेपर और फाइल थी ही नहीं। इट वॉज फर्स्ट पॉसिबल पेपरलेस फाइललेस ऑफिस इन द कंट्री। 2014 हमने सब फाइल्स डिजिटाइज कर दी, हर पेपर डिजिटाइज होके आगे चलता था, डिसीजंस डिजिटल फाइल्स पे होते थे। इसी तरह जो ऑक्शन की प्रोसेस थी टोटली डिजिटल थी। इनफैक्ट आप वेब पे, इंटरनेट पे देख सकते थे कि क्या बिड जा रही है, कौन कर रहा है, ये नहीं आएगा इसमें, लेकिन बिड कहां पे जा रही है आप पटनायक जी को बताया था, नवीन पटनायक। बिड जा सकती है। तो आई थिंक द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन केम इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आउट ट्रांसपेरेंसी। उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ। क्या हुआ लाभ? देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। अब वो गलती आपको कब मालूम पड़े? अगर 5 साल बाद मालूम पड़ेगी, सीबीआई दरवाजा खटखटाएगी, तब आप भूल भी चुके होंगे हमने क्या गलती की। मान लीजिए मैं कोई गलती आज करता हूं, जो कि मैंने की है स्कूल सेक्रेटरी। यू नो, आपने एक प्रकरण बताया कि वहां अधिकारी फाइलों पे कमिट नहीं करना चाहते थे, मैं उनको फोर्स नहीं करता था। शुरू में मुझे रिकमेंड करना पड़ता था कि किसको ब्लॉक एलोकेट किया जाए, उसके लिए कैलकुलेशंस करने पड़ते थे और फिर डिसाइड करना पड़ता था ये है, इसको कर दीजिए। और टाइम इतना कम था और समय इतना स्क्वीज था कि 2 केसेस में मैंने गलत रिकमेंडेशन कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो गया। अब देखिए, वो मैंने साइन करा लिया मंत्री से, ऑर्डर जारी होगा, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था यह थी कि ऑर्डर जारी होते ही वो पोर्टल पे जाता था। जैसे ही पोर्टल पे गया, फोन आने शुरू हो गए, सर आपने ये क्या कर दिया, तो गलत है। तो हमने एग्जामिन किया तो पाया कि वाकई हमसे गलती हुई थी। हमने उस गलती को माना, उसको करेक्ट किया, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहां गलती एडमिट की, कहा यह गलती हो गई। अब ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि इट वॉज टोटली ट्रांसपेरेंट। आई हैव नथिंग टू हाइड। सो ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स। तो मैं आज के अधिकारियों को कहता हूं कि अगर वाकई तुम ठीक काम करना चाहते हो एंड यू वांट टू सेव योर बैक साइड, लेट अ रॉन्ग बी डिटरमिन्ड नाउ, बिकॉज इफ दैट बी द केस, नेवर एनी मैलिफाइडी विल बी एट्रीब्यूटेड टू यू। भाई, जब मैं खुद ही दिखाना चाह रहा हूं कि वो गलती है, तो मैलिफाइडी कैसे एट्रीब्यूट हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। गलती आपको मालूम पड़ जाएगी। सो आई थिंक द बिगेस्ट रिफॉर्म, इफ यू कैन कॉल दैट टर्म, in coal sector was using technology for auction. Second, of course, हमने processes भी streamline की. You see, without streamlining of process, and technology will not be only helpful. So you have to have the process. So जो इसका documentation था, process थी, वो totally streamline की. यानी it was such that even after 10 years, we are virtually following the same process. We created systems. And the तीसरा part था, which I prided in, was to make myself redundant. I mean, I ceased to be powerful. आप मुझसे कोई काम कहेंगे कि ये कोल ब्लॉक हमें दे दो, ये दो, मैंने भाई देखो सिस्टम से चल रहा, सिस्टम करेगा जो कुछ करेगा, मैं कुछ। Now this is a very major thing which a civil servant has to do, is how can he make such systems which make him redundant. Now it's not a very easy thing, because if the system takes over, then you become powerless. See, कई सीनियर ऑफिसर, यहाँ नहीं, इससे पहले, क्योंकि मेरी आदत थी मैं हर जगह सिस्टम्स क्रिएट करता था, कई सीनियर ऑफिसर मुझसे कहते थे, यार तुमसे कोई तो मिलने नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है किसी से मिलने की? भाई, आदमी मिलने आता तो फील इंपॉर्टेंट। मुझे याद है जब मैं एक्सपोर्ट कमिश्नर पोस्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो डीजीएफटी कार्यालय के बाहर सिर्फ मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खड़ी रहती थी। 3 साल बाद जब मैं वहाँ से हटा तो सिर्फ खाली मेरी मारुति 800 खड़ी थी बाहर, क्योंकि वी स्विच्ड ओवर टू सिस्टम्स। मेरे बहुत बड़े बढ़िया थे,
वो कहते, एक दिन बोले वो चेयरमैन CIA आए उनसे मिलने कुछ काम, पर्सनल काम से। उन्होंने कहा देखिए आपको तो मेरी शक्ल पसंद नहीं होगी और मैं भी आपसे कह सकता हूँ मुझे आपकी शक्ल कोई खास नहीं, और मिलना ही है तो शाम को किसी ओवर ग्लास मिल लेंगे, आपको क्यों ऑफिस आने की जरूरत पड़े, हम तो चाहते हैं सब डिजिटल हो जाए, फेसलेस हो जाए। दैट इज द एसेंस, यू मेक योरसेल्फ रिडंडेंट। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सिविल सर्वेंट का जॉब ये है कि सिस्टम्स क्रिएट करे जो उसको आउटलास्ट करे। अब मुझे इस बात की खुशी है कि कोल में जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, मुझे छोड़े हुए तो करीब 9 साल हो गए, दे आर स्टिल देयर। पर उसके बाद भी सर आप ये क्यों बोलते हो कि एजुकेशन बड़ा स्कैम है कोल से, ये क्यों बात वो तो बड़ा सिंपल है। देखिए मैं जब कोल में जब मैं पोस्ट हुआ तो मैं भी थोड़ा शुरू में परेशान हुआ, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने पूछा उससे यार कोल सेक्टर कैसा है, बोले गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या आपने? तो समझ में आ गया मुझे कोल क्या है। फिर जब मैं कोल से एजुकेशन में जब मैं स्विच हुआ, so I thought I was moving out of dark dungeons of coal mines to bright lights of school education, and to my utmost horror I found that the mafias of school education were worse than mafias of coal. Why? Because कोल में तो माइनिंग अंडरग्राउंड है, माफिया ऊपर है, दिखता है, सब जानते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन आप भी कोल माफिया कहते हैं। स्कूल माफिया कोई बात नहीं कोई करता, नहीं बोलता ना, इसलिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। एक्सप्लेन करो सर इसको। देखिए कई किस्म के माफिया इसको रन कर रहे हैं, और मैंने इसके बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है कि किस प्रकार के माफिया, जैसे उदाहरण के तौर पर, और ये मेरा अनुभव बहुत पहले का है, जब मैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट था वे बैक इन 1985, पोस्टेड इन ईस्टर्न यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर उस समय पार्ट होता था देवरिया डिस्ट्रिक्ट का। एक दिन सुबह सुबह मेरा ड्राइवर मुझसे बोला, सर एग्जाम चल रहे थे उस समय हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड के, मुझे कहा सर आपको एक नज़ारा दिखाने ले चलते हैं। मैंने चलो भाई चलो चलो, बहुत बढ़िया था ड्राइवर। तो मैं सुबह सुबह गया, एक स्कूल पे पहुंचे जहाँ एग्जाम हो रहा था, जैसी मेरी जीप पहुंची लोग खिड़की से कूद कूद के भागे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है तो एग्जाम में, बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी जीप देखकर भाग रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगले दिन मुझसे कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे। वहाँ ठीक है चलो, सुबह सुबह जल्दी हम पहुंचे दूसरे सेंटर पे, वहाँ सब शांति थी। मैंने कहा यहाँ तो बढ़िया चल रहा है। वो नहीं सर अभी अभी पर्चा खुला है, वो सर आम का बाग देख रहे हैं ना सर, वहाँ बैठ कर उस पर्चे को सॉल्व कर फिर आगे नकल कराएंगे। आप देखिए जब मैंने देखा तो मैंने समझने की कोशिश की होता क्या है। आप विश्वास कीजिए, यू वोंट बिलीव इट, वहां पे सेंटर्स ठेके पे उठाए जाते थे बाय माफियाज कि इतने पैसे पे है, और वो इंडिविजुअल को पास कराने की गारंटी देते थे बोर्ड एग्जाम से। दैट वाज स्कूल एजुकेशन व्हिच आई सॉ देन। व्हेन आई बिकेम एजुकेशन सेक्रेटरी आई गॉट टू सी मेनी मोर माफियाज। 2016 में 2016 में। नाउ माफियाज ऑफ पब्लिकेशन, माफियाज ऑफ बीएड एंड डीएलएड कॉलेज, सबसे बड़ा माफिया बीएड एंड डीएलएड कॉलेज का। क्या है सर? बीएड एंड डीएलएड कॉलेज वो होते हैं जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है वो टीचर बन सकें, बाद में वो टीचर बन जाते हैं। तो आप जो मैंने डिस्कवर किया उस समय, लगभग 20,000 उस समय काउंटेड थे बीएड और डीएलएड कॉलेज। जो चेयरमैन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, उन्होंने आके मुझे बताया सर इसमें 4,000 तो है ही नहीं, वो डिग्री दे देंगे आपको, एक कमरे में है डिग्री दे देंगे। आप सोचिए इतना बड़ा, बैक्ड बाय नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस। वो टीचर की डिग्री प्राप्त करके एक माफिया दूसरे माफिया, यानी कि जो एग्जामिनेशन टेस्ट होता था उसमें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जेल में रहे। आपने कुछ पढ़ा नहीं, फर्जी एग्जाम से आप टीचर बन गए, क्या पढ़ाएगा? सो बीएड डीएलएड कॉलेज का टू माय माइंड इज द बिगेस्ट माफिया इन द कंट्री एंड एवरीवन एग्रीज। आप देखिए जब हमने प्रयास किया उसको ठीक करने का, देखिए चेयरमैन एनसीटी वेरी फाइन आईएएस ऑफिसर, ही केम टू मी सेड कि सर इनको मैं सबको नोटिस जारी कर रहा हूं कि एफिडेविट पर ये बताएं कि आपकी चौहद्दी क्या है और कौन कौन पढ़ा रहा है आपके यहाँ, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन एफिडेविट में देंगे तो क्रिमिनल केस बनेगा। हमने कहा बिल्कुल, उसने दे दिया। इट सेट कैट अमंग्स द पिजन्स। वो सब भड़क गए, बड़े पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड थे। तो जब ये हो रहा था तो मैं भी स्टेट्स को ट्रैवल किया, मैं 22-23 स्टेट्स गया, चीफ मिनिस्टर से मिला, उनको मैंने समझाया, अलग अलग पार्टी के मैंने समझाया कि हम ये करने जा रहे हैं। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता था कोई भी चीज़ मैं करूं स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेकर चलूं। टू मी पॉलिटिशियन वाज अ मेजर स्टेक होल्डर हियर। तो आप विश्वास कीजिए, इवन ममता बनर्जी अग्रीड विद व्हाट वी वर सेइंग, योगी आदित्यनाथ अग्रीड विद मी, मिसेस सिंधिया थी उस समय राजस्थान की, शी अग्रीड, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एवरीवन अग्रीड। तो इन बंदों को जो बहुत ही बड़ा माफिया था पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट क्या किया, 17 हाई कोर्ट में चले गए। 3 हाई कोर्ट ने स्टे दिया कि आप ये सूचना ना प्राप्त करें। तो उसमें चेयरमैन एनसीटी हिमसेल्फ अपीयर्ड बिफोर हाई कोर्ट। उन्होंने समझाने की कोशिश की हम तो सूचना मांग रहे हैं सर। वो जज साहब इतने नाराज हो गए कि उसको कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया और मुझे नोटिस जारी किया कि चेयरमैन एनसीटी को कैसे हटाया जाए। अब सोचिए
इससे बड़ा माफिया हो सकता है? बड़े बड़े वकील ले लिए, उन्होंने जाके आर्ग्यू कर दिया। उसके बाद फिर अभी तक तो संतोष मैथ्यू जो कि चेयरमैन एनसीटी थे, उनको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन फिर मंत्री जी ने, माई वेरी फाइन मिनिस्टर, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर मिस्टर जावड़ेकर, बट उन्होंने कहा अरे भाई कोर्ट वोर्ट में अब कहाँ चक्कर बजे, इसको छोड़ दिया। वो फ्रॉड चल रहा था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में शायद उसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि इतने क्षेत्र में, तो मैंने कुछ ही बताया कि टॉक फॉर 24 आवर्स अबाउट व्हाट इज रॉन्ग विद स्कूल एजुकेशन, दिस सो मच रॉन्ग। मेरे पूरे करियर में, मैं आपने भी सुना होगा, मैं अपने आप को रिडंडेंट बना लेता था, हर जॉब पे मैं अपने आप को रिडंडेंट, क्रिएट सिस्टम्स गेट आउट, क्रिएट सिस्टम्स गेट आउट। एजुकेशन वाज वन सेक्टर वेयर आई थॉट आई शुड हैव हैड मोर टाइम बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर मच वर्स, कहीं ज्यादा गंभीर है आंसर्स। और ट्रेजेडी क्या है कि इस पे वो जो बल दिया ना जाना चाहिए एजुकेशन पे, वो दिया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे भी विचार किया, और ये एक सरकार की बात नहीं, हर सरकार है, क्योंकि एजुकेशन का जो इम्पैक्ट आएगा वो 10 साल बाद आएगा। सरकारें अगले दिन, मेरे भी 2 दिन बाद की बात सोचते हैं, उसके आगे कौन सोच रहा है। जैसे सर कोल में आपने 3 रिफॉर्म्स की बात की, एक रिफॉर्म, क्योंकि सर स्कूल, एक तो सर आप पब्लिक स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही, राइट, 700 750 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, जिले हैं पूरे भारत में, तो मेजॉरिटी सर, ये तो हम आज गुड़गांव में बैठे हैं, बड़ा प्रिविलेज्ड है हम तो, बहुत वो अपने आप को सुपर प्रिविलेज्ड मानते हैं ना, प्राइवेट स्कूल यहाँ लोग बेचते हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम बात करें ग्रास रूट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज जिस इंडिया में अभी हम बैठे वो इंडिया तो है ही नहीं। गाँव में जाके एक जिले के आगे सब डिविजन्स हैं, फिर पंचायत लेवल एक अलग चीज़ है। लेकिन सर आज अगर आपको, क्योंकि सर बहुत से जूनियर्स भी हैं सर आपके जो आईएएस में आज आपको सुनेंगे, एक रिफॉर्म जो चाहते हो जो इमीडिएटली लागू हो जाए, सिंगल रिफॉर्म रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन, टीचर्स, क्या है सर इसमें? टीचर इज द पिवट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर आप टीचर्स की व्यवस्था ठीक कर दें तो स्कूल एजुकेशन सब्सटैंशियली इंप्रूव कर जाएगी। फॉर एग्जांपल, राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, बीएड एंड डीएलएड कॉलेजेस, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, पोस्टिंग ऑफ टीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ टीचर्स, ये आराम से हो सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारी जो एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन है उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, उतना पैसा मालूम नहीं आएगा। लेकिन टीचर्स रिफॉर्म के लिए जरूरत नहीं है पैसा, टीचर्स रिफॉर्म के लिए विल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, वो होगी तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अब एजुकेशन पॉलिसी में है वो व्यवस्था, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आज की तारीख में जो फर्जी ट्रेनिंग चल रही है, आप इसको रोकेंगे नहीं तो फर्जी लोग ही टीचर बनेंगे। तो मूल वहां से ठीक कीजिए आप, वो ठीक कर लिया, फिर आप रिक्रूटमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से इसका सेंट्रल रिक्रूटमेंट में जितना आप दूरी ले जाएंगे रिक्रूटमेंट को, ग्राउंड से जहां उतना कम करप्शन होगा। आप दूर ले जाइए, उससे करप्शन कम होने लगेगा। खत्म तो मैं नहीं कह सकता, दूर हो जाएगा। तीसरा, जो आप पोस्टिंग करते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अनलाइक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ट्रेजरी ऑफिसर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है 3 साल बाद, उनको ट्रांसफर करना जरूरी है। टीचर के लिए क्या जरूरी है ट्रांसफर? टीचर शुड बी फॉर दैट स्कूल, इनफैक्ट ही शुड बी रिक्रूटेड फॉर दैट स्कूल। ये जो स्कैंडल और स्कैम चल रहा है टीचर्स के ट्रांसफर का, ये खत्म होना चाहिए। पूरी उनकी राजनीति इसी पे चलती है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे। तो वो करने के बजाय आप रिक्रूट ही एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए कहिए नॉन ट्रांसफरेबल है, तुम्हें ज्वाइन करना हो ज्वाइन करो, मत करो ज्वाइन। आप सोचिए, इट विल बी रेवोल्यूशनरी। लोग सहमत भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग इसकी अर्जेंसी नहीं समझते, इच्छा शक्ति नहीं ला पाते। अरे ठीक है टीचर का, आप उसको वहां रहने क्यों नहीं देते? वहां पे टीचर को वहीं रहने दीजिए उसको। भाई देखिए, जब मैं पढ़ता था, जिस भी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे गुरुजी अभी भी वहां हैं, जो भी जीवित हैं, अभी मैं जाके उनके पांव छूता हूं, हैं वहीं। मान लीजिए उनका ट्रांसफर हो जाता तो मैं ढूंढता रहता हूं उनको। अच्छे गुरु तो वहीं रहते हैं, पहले भी गुरुकुल में गुरु वहीं रहता था। ये हमने कहां से निकाल लिया उनके ट्रांसफर का? और पूरा रैकेट है ट्रांसफर का इनका। क्या रैकेट है सर? रैकेट है कि जो सिफारिश से ट्रांसफर होता है, जोर से ट्रांसफर होता है। आप सोचिए, यूपी जैसे, आज की तारीख में मुझे नहीं पता, मैं उस समय बता रहा हूं आपको कि गांव में तो टीचर है नहीं, शहरों में दुगने टीचर हैं जितनी जरूरत है। तो बचे हुए टीचर नेतागिरी कर रहे हैं वहां पर, पढ़ाना तो है नहीं उनको। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। टीचर इज द पिवट ऑफ स्कूल एजुकेशन। हम टीचर में सुधार कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा उतना नहीं चाहिए जितना इच्छा शक्ति चाहिए। सर एक आईएएस का सर मेजर एक स्टेक होल्डर मैनेज करना होता है पॉलिटिशियंस, एंड पॉलिटिशियंस पे अभी आपने जैसे एक मायावती का बात की, और भी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक
यंग अनिल स्वरूप है ना, भिड़ जाता पॉलिटिशियन से, बट आज बड़े यंग अनिल स्वरूप भी हैं सर, जो 7 साल अभी डीएम लगे हैं, 7-8 साल हुए अभी सर्विस में, तो उनके लिए मैं सेगमेंट सर डेडिकेटली, और मैं वो भी बात करना चाहता हूँ उसमें सर। बट आपको मायावती से क्या प्रॉब्लम रही है सर? आपने मायावती को हर फोरम में आपने बोला कि यार ये तो बहुत ही खराब था मेरा नहीं, एक्सपीरियंस। मेरा देखिए वो जो थी वो थी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे समस्या इस वजह से आई कि उससे पहले मैंने जिनके साथ काम किया था मैं उनको कंपेयर करता था, कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन करता था। उससे पहले मैं कल्याण सिंह जी के साथ था। मैंने ऐसा पॉलिटिशियन कभी देखा ही नहीं, मतलब गजब का पॉलिटिशियन थे। आई मीन टू फाइंड एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आई डोंट नो बाद में क्या हुआ, लोग कहते हैं बाद में कुछ गड़बड़ हुआ था, मुझे पता नहीं, लेकिन पहला टेन्योर उनका, मतलब वो अक्सर मुझसे भी कहते थे, अनिल देखो कुर्ते पर अगर आपका साफ है तो एक भी दाग दिखेगा तो एक भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार पड़ गया तो फिर कितने पड़ जाएंगे। और कई ऐसे इंस्टेंस आए जब मैंने देखा कि मुझे सीखने को मिला उनसे कि पॉलिटिशियन होकर इतने ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, इतना स्टेटफास्टली काम कर रहे हैं, तो मैं सिविल सर्वेंट क्यों नहीं करता, मैं तो सिक्योर हूँ, इनकी तो नौकरी जा सकती है। तो मैंने उनसे बहुत सीखा उस समय। उसके बाद जब मायावती जी के साथ आया तो मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा कि ये क्या कर रही हैं। तो उनको हो सकता है वो ठीक ही समझती होंगी तभी कर रही होंगी, मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई। आपको मैंने एक इंसिडेंट बनाया, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे मैंने देखा ये कर क्या रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैं आई एम नोबडी टू क्रिटिसाइज हर, मैंने तो सिर्फ अपने पुस्तकों में भी अन्यथा भी अपने अनुभव बताए कि मैंने क्या महसूस किया उस समय। तो ऐसे अनुभव हुए जब मुझे महसूस हुआ कि ऐसा क्यों कर रही हैं, कल्याण सिंह जी तो नहीं करते थे। ये था कारण। मुझे याद है सर, हम ना जब 10 साल पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 2011-12 के आसपास की बात है, तो जब हम सर दिल्ली से नोएडा की तरफ एंटर करने लगे ना सर, एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा था उस टाइम पे, बहुत बड़ा सा ना। तो वहाँ पे जो भी गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, तो पूछते हैं क्या बन रहा है, कहते हैं ये तो मायावती जी कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हो। तो बाद में पता लगा वो हाथी का कुछ उन्होंने सिस्टम सा बनाया है। बट सर तो आपने नहीं उनको कभी मतलब उनके साथ ऐसे रिबर्ट किया, या तब के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने नहीं किया कि मैं उनके साथ उनके पहले टेन्योर में था, तब इतने हाथी वाथी नहीं बने थे। ओके, पहले टेन्योर कब था सर? पहले टेन्योर था 95 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, गिव और टेक 1 मोर ईयर, उस समय था। उस समय तो नई बनी थी, तो शी वाज लर्निंग द रोप्स, मतलब उस समय ये सब नहीं बने थे, वो सब बाद में बने। और मैं होता शायद ये उनका राजनीतिक निर्णय है, उसमें मैं क्या राय देता। मैं बेसिकली राय जो भी जिसको देता था वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से देता था। राजनीतिक अगर वो पूछते थे तो मैं देता था, कई बार पूछते थे मुझसे लोग, तब मैं देता था। अपने आप राजनीतिक राय में नहीं देता। आपने खुद नहीं देते थे? भाई मेरा काम तो एज ए प्रोफेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन है तो मैं बता दूंगा मैडम इसमें इतना खर्चा आएगा, इस पर विचार कर लीजिए, मैं कर सकता था। लेकिन खैर उस समय तो ये इशू नहीं आया। सर आपने बड़ा पिविटल, जैसे 2014 कोल सेक्रेटरी बने, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट भी किया था कि वन ऑफ द रीजंस दैट जो हम पढ़ते थे, दैट द डाउनफॉल ऑफ द यूपीए 2 गवर्नमेंट वाज दैट कि स्कैम के बाद स्कैम आई जा रहे थे। कोलगेट आ रहा था, फिर स्पेक्ट्रम वाला जो एक स्कैम हुआ, एंड आई थिंक वो एक सेंटिमेंट इंडिया में बन गया था। 2014 में लहर आई एनडीए की, एंड दे स्वेप्ट द इंटायर इलेक्शन। तो यू वर्क विद बोथ राइट, आपने यूपीए के साथ भी काम किया है एंड आपने ऑफ कोर्स इनके साथ भी काम किया है। क्या मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है सरकार में सर? मेजर डिफरेंस ये था कि यूपीए वाज ऑलमोस्ट टोटली डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? हर मिनिस्टर अपने हिसाब से काम कर रहा था कांग्रेस में। हाँ, यूपीए गवर्नमेंट में हर मिनिस्टर सही गलत जो भी कर रहा था वो सब अलग अलग काम कर रहे थे। और मुझे लगता था कि पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर का कोई वर्चुअल नियंत्रण था नहीं किसी पर। अब उसका टोटल ऑपोजिट है, एवरीथिंग हैपनिंग सेंट्रलाइज्ड एट द पीएमओ। मतलब मेरा खुद का अनुभव यह था कि मंत्री छोटी छोटी चीजों के लिए पीएमओ को रेफर कर रहे हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। एक सर्टेन स्वायत्ता होनी चाहिए मंत्रियों को काम करने की। मैं तो देखता था मंत्री घबराते थे, अच्छा हम पीएमओ से पूछ लीजिए, छोटी छोटी बात पे। सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मुझसे मंत्री कहते हैं अरे पीएमओ से जरा पूछ लीजिए। मैंने कहा साहब ये बड़ी छोटी चीज़ है, क्या सीबीएसई एक संस्था है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं पूछ लीजिए। तो मुझे अजीब लगा कि भाई इतनी, पिछली सरकार में तो कुछ नहीं पूछते थे, इनफैक्ट सब चीज़ सही गलत करते रहते थे। इस सरकार में हर छोटी चीज़ पूछ लीजिए। मेरे विचार से दोनों ठीक नहीं है, इसका कहीं बीच में आना चाहिए कि जैसे नेशनल इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ ऑफ सेंसिटिविटी है, वो ठीक है यहाँ पे, लेकिन विभागीय कोई प्रकरण है, सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, उसमें पीएमओ को कंसल्ट किया जाए, मुझे थोड़ा विचित्र लगा। सर आप
डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी बात करते हैं एंड यू स्पेसिफाई दैट यू नो पोस्ट लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह that you specify that he might be a great economist and but when a prime minister is required आप बोलते हो communication is important आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मतलब any नहीं, मेरा कोई डायरेक्ट उनसे नहीं इंटरेक्शन, एक बार बहुत पहले हुआ था बिफोर ही वाज प्राइम मिनिस्टर, बट इनडायरेक्टली भी जो मैंने उनको देखा, देखिए प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी अ लीडर. मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज एन इकोनॉमिस्ट, एन एक्सीलेंट पर्सन, a good decision maker, but he is not a great communicator. You have to be a communicator. You can't think of leadership. So that's why he was extremely successful as finance minister, because finance minister वो finance का काम देख रहे थे. As prime minister, I can't say the same because he had, I mean, I shouldn't use the word control. His communication with his ministers, with officers, I mean, less said the better. He should have been, because a leader बिल्कुल नहीं करते थे. नहीं करते थे communicate, but there is something called a leadership skill of communication, taking people along through conversations, through dialogues. I wonder whether that dialogue happened. I mean, many things he got to know when it happened already. So I did get this feeling that there was no control over what was going on. In many cases, just happening. So that I think was an issue there. Any instance you want to share? He was basically a very fine economist, a very fine person. And it's not that he was not articulate, but he was not great communicator. For example, when I was in the cabinet secretariat, I was heading a project monitoring group during the times of crisis to fast track projects, each of which was more than 1,000 crore. And it was moving and things were happening. But one cabinet minister was sitting on files worth more than 50,000 crores. And it could have become another scam because my system was transparent. That was another office where we didn't have a file or a paper. So I sent a note to the cabinet secretariat asking him to inform the PM that this cabinet minister is sitting on the file for so many, it could create another scam. Nothing happened. I sent second note after 15 days. And this I had done after having discussed previous with past cabinet secretaries. I spoke to them and asked them, sir, मैं क्या करूं? ये फाइल पे बैठी हुई आगे नहीं बढ़ रही. सेकंड नोट भेजा, फिर थर्ड नोट भेजा. जब थर्ड नोट भेजा तो उनका फोन आया मेरे पास, अनिल मोंटेक वांट्स टू टॉक टू यू. ठीक है, मैं चला गया मोंटेक सिंह अहलुवालिया से मिलने. मैं जब घुसा कमरे में तो ही सेड, मिस्टर स्वरूप, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. सो आई टोल्ड हिम, सर, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई वांट टू गो बैक टू द स्टेट. व्हाई? I said, sir, I can handle bureaucrats. But one minister is sitting on files worth so many crores. It could be another scam for the government. I don't know what to do. And I'm feeling helpless. Then he asked me, have you spoken to the Prime Minister? I said, no, sir, I have not. I have no access to the Prime Minister. Then he said, I'll talk to him. So I came back to my office. 6 o'clock, I get a call from the Cabinet Secretariat, or Cabinet Secretary himself. Anil, तुमने मोंटेक से क्या कह दिया? मैंने कहा, सर, जो आपको लिख के भेजा बता दिया. वो सब बता दिया. मैंने कहा, सर, अरे उन्होंने शायद प्राइम मिनिस्टर से बात की. प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड मी कि क्या है, व्हाट इज द इशू, क्या है, क्यों, व्हाट इज हैपेंड टू अनिल एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई आस्क्ड हिम, आई होप यू टोल्ड हिम एवरीथिंग. टू व्हिच ही डिडंट रिस्पोंड. आई डोंट नो वेदर ही टोल्ड और नॉट. आई डोंट नो. देन नथिंग हैपेंड. देन 2 days डाउन द लाइन आई गेट अ कॉल फ्रॉम प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर आस्किंग मी क्या हो गया. तो मैंने उनको बताया. मैंने कहा, एक बैठी हुई है मैडम फाइलों पर, अगर इसको नहीं करेंगे तो फिर स्कैम हो जाएगा. बोले, कैन यू सेंड मी द डिटेल्स. हमने कहा, साहब, मैं तो अभी 10 मिनट भेज दूंगा. बोले, 10 मिनट में कैसे भेज दोगे? मैंने, साहब, मेरा सब कुछ वेब पोर्टल पर है, मुझे एक बटन दबाना है, सब डिटेल निकल आएगा, मैं भेज दूंगा. अरे, इज इट सो? मैंने कहा, दैट्स द होल प्रॉब्लम. इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इट विल गेट टू बी नोन टुडे और टुमारो. खैर, एनीवे, मैंने भेज दिया उनको. अब देखिए, मैंने भेज दिया, कुछ नहीं हुआ. फिर कोई और होता तो उस समय तुरंत घंटियां बजने लगती, ये क्या हो रहा है. एक हफ्ते बाद आई मीट ऑस्कर फर्नांडिस, who I had worked with when he was Labour Minister. At this point in time, he was nobody. But we were in a same conference. तो उनकी भी आदत ऐसी थी जल्दी आने की, मेरी भी आदत जल्दी आने की. मैं बैठ के उनसे गप करने लगा. वो गप में मैंने उनको बताया कि मैडम, सर, आर यू अवेयर दैट सो एंड सो इज टेकिंग मनी इन द नेम ऑफ मैडम. तो मैंने मजाक में उनसे कहा, मैंने कहा, सर, इफ द मनी इज गोइंग टू हर देन इट्स फाइन. इफ इट इज टेकिंग इन हर नेम एंड नॉट गोइंग देयर, समथिंग नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. तो हंसने लगे. बोले, हाँ, बोल दिया आपने? मैंने बोल दिया. मैंने किताब में लिखा है भाई. मैं जो भी आपको बता रहा हूं इसमें नथिंग इज सीक्रेट. एवरीथिंग इज देयर इन द बुक. सो ही स्माइल्ड एंड सेड, अनिल जी, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा. अब देखिए उसके बाद क्या होता है. उसके बाद वीक और 10 days डाउन द लाइन, शी इज रिमूव फ्रॉम द कैबिनेट.
Now, why am I telling you this is? You asked me the difference between two governments. In that case, she was identified and removed. I don't know whether that is happening now. That is something. Because what worries me now is, now it doesn't depend whether a person is corrupt or not. Now the question is whether he is in my party. So the same person who sought to be sent to jail, if he comes to my side, he becomes a deputy chief minister. That's my concern. That's a very serious concern. So you can't have this definition of corruption which is determined by the side which you stand. A wrong is a wrong is a wrong, whichever side you're sitting. It surprises me because I've seen this government from very close quarter and I couldn't believe how honest a government can be the first 2 years that I saw. 2014-16. Yeah, amazing. And that's why I feel surprised now that what is forcing the decision maker to condone serious offenses just because that person switches lines. That is what surprises me. Because this is not the government that I saw. I saw an absolutely clean government, high on honesty, great on performance. The first few years were absolutely amazing. I couldn't believe that this is the government. You know, Mr. Modi broke down the silos that existed between secretaries. We used to have open dialogue. Amazing, absolutely, 2 years. But what's this happening? Today, I'm cursing somebody for dishonest means. Tomorrow, he becomes my minister. That surprises me. So that's the difference between two तो governments. अभी बहुत खराब चल रहा है सर अभी भी, बट स्कैम्स तो निकल के नहीं आ रहे सर इतने. नहीं, वो तो अब क्यों नहीं आ रहे? That's a different matter. Because how the media is being managed, how everyone is managed, how people are scared of even talking about it, they're different matters. But I think in the long run, it will impact adversely all of us. Because, you know, a wrong needs to be called a wrong. If that doesn't happen, that stops because of the color of that person, then there is a problem. That's what the problem that I see now. सर करप्शन को कैसे डिफाइन करते हो सर आप? Corruption which is not legitimately you are entitled to, you try and seek that entitlement, that's corruption. आईएएस अफसर सर एक अभी डीएम लगा सर 7 साल हो गए, यंग बच्चा ना 21-22 साल का था, एसडीएम लगा, उसके बाद 7 से 8 साल में एक डीएम लग गया, लेट्स से बिहार में या कोई यूपी में एक जिले का मतलब डीएम लग गया. अब सर उसका स्टेक होल्डर तो मंत्री है, राइट? उसका स्टेक होल्डर मंत्री है, मंत्री उसको कोई चीज बोलता है कि यार आप नहीं, स्टेक होल्डर उसका मंत्री नहीं है. वन ऑफ द स्टेक होल्डर सर. No, he is not a stakeholder at all. Okay. Mantri may be his boss, but not a stakeholder. His stakeholder are the people of this Of the district. of the district. His stakeholders are the officers that he is working with. चलो सर, His अगर- stakeholder is the government, not a mantri. करेक्ट सर. अगर बॉस जो है, बॉस गवर्नमेंट में जो उसका जो मंत्री डीएम है, का बॉस जो है मंत्री नहीं होता. बट सर वो डीएम का बॉस चीफ मिनिस्टर होता है. बट इन्फ्लुएंस तो करता ही है ना हाँ, सर. let's try and understand. That's where the solution will be. Because if you treat him as a boss, you are in trouble, which is not. Why should you treat a mantri as a boss? Calling him a boss is wrong. District magistrate का बॉस चीफ मिनिस्टर होता है, पॉलिटिकल बॉस. बाकी कोई बॉस नहीं होता उसका. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होते हैं, कमिश्नर होगा, चीफ सेक्रेटरी होंगे, दैट्स. बट पॉलिटिकली अगर कोई है तो चीफ मिनिस्टर है, नॉट अ मिनिस्टर. सो इफ सम आईएएस ऑफिसर इज ट्राइंग टू टेल यू ये मिनिस्टर मुझसे कर रहा है, तो वो गलत बोल रहा है. मैं रहा हूं वहां पर, आई नो इट, आई बीन इन दैट पोजीशन. टू से दैट वो मिनिस्टर मुझे ये करने को कह रहा है, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा क्लियर ट्रांसफर कर देंगे सर. आजकल एक डर है कि ट्रांसफर हो हाउ जाएगा. डज दैट मेक अ डिफरेंस? आपने कोई ठेका लिया है वो किसी जॉब का? और मेरा ये मानना है कि आप एफिशिएंट हैं और पोलाइट हैं. देखिए, मैं बड़ा सिंपल इसमें फॉर्मूला है. जो आदमी आपसे काम कह रहा है, दिस आई डिस्कवर्ड लेटर ऑन इन लाइफ, अगर वो आपसे सही काम कह रहा है तो तुरंत कीजिए. यू नो, द होल ब्यूरोक्रेसी गेट्स अ बैड नेम कि हम सही काम में भी बैठे हुए हैं. रेड टेप क्यों लगाते हैं भाई? अगर कोई लेजिटिमेट उसका कोई डिमांड है, एंड अंडर रूल्स यू कैन डू इट एंड इन्फॉर्म हिम, यू विल बी ट्रीटेड एज एन एफिशिएंट ऑफिसर. देन द सेकंड इज, अगर कोई इलीगल बात कहता है जो कि लॉ में परमिटेड नहीं है, पोलाइटली मना कर दीजिए. द प्रॉब्लम अराइजेस इन द ग्रे एरिया वेयर द रूल्स आर नॉट क्लियर और आपके पास डिस्क्रिप्शन है. उस डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करने में फिर आपको अपनी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करनी है कि एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने का इंपैक्ट क्या होगा, आपको असेस करना है. दैट्स व्हाट एन ऑफिसर हैज टू डू. फॉर एग्जांपल, एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अ नेता कम्स एंड टेल मी कि इस एसडीएम को हटा के आप दूसरी सब डिविजन दे दीजिए, है ना. देयर इज नो इलीगैलिटी इन इट. आई हैव द अथॉरिटी टू शिफ्ट एसडीएम टू वन प्लेस. नाउ आई विल मेक एन असेसमेंट. आई विल मेक एन असेसमेंट कि क्या उस एसडीएम की कोई गलती है क्या. अगर गलती है तो क्या ट्रांसफर करने से सॉल्व हो जाएगी, नहीं हो जाएगी. और गलती नहीं है तो ट्रांसफर करने का इंप्लीकेशन क्या होगा. आई विल हैव टू वे ऑल दैट एंड टेक अ कॉल वेदर इट इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क ऑफ रेजिस्टिंग द मिनिस्टर हु वांट्स टू शिफ्ट एन एसडीएम टू अनदर एसडीएम. ठीक है, आई विल टेक दैट कॉल, मेक दैट असेसमेंट.
Now, my assessment will determine whether I do it or not. Now, once I come to a conclusion कि उसको हटाने से this will be the negative impact, then my next step would be to have a conversation with the minister who has asked me to transfer him and try and convince him that उसको हटाना उचित नहीं होगा. हम क्या है ब्लाइंडली नहीं हाँ या ना नहीं कहेंगे, हम ना लड़ेंगे उससे. लेट मी एग्जामिन इट. आई मीन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब किसी ने आपसे कहा यहां गड़बड़ है, आपने कहा अरे आप एफिडेविट दीजिए. अरे ये कोई तरीका है? आपने मुझसे कोई बात कही, मैं उसे एग्जामिन करूंगा. मैं मिनिस्टर से तो एफिडेविट नहीं मांगूंगा कि एफिडेविट दीजिए उसको. हम तो जो भी बात आ रही है उसको एग्जामिन करेंगे, वे करेंगे, और फिर हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि उसको नहीं किया जाना चाहिए. देन आई यूज माई कम्युनिकेशन स्किल्स to convince the minister into believing that it may not be appropriate. The minister may still say to be transferred. Then the next judgment comes whether I should stick my neck out and resist the minister and even risk my own transfer. That's the next question. अब इसमें black and white solutions नहीं है. I'll give you my own example. In some cases, I resisted and volunteered to get transferred. So one minister who was so downright corrupt in 2003 asked me to suspend a deputy director of the organization. यूपी में उसने मुझसे कहा सस्पेंड कर दी. मैंने उससे पूछा क्या कारण है, तो ही सेज कि मुझसे मिलने नहीं आया. मैंने कहा बड़ी छोटी चीज है, मैं कह दूंगा उससे मिल लेगा, बात खत्म हो गई. मैंने उस अफसर के बारे में मालूम किया, सबने कहा बड़ा अच्छा अफसर है सर, बड़ा ईमानदार है. तो मैं और खटका यार ये क्या आदमी है, क्यों नहीं. मैंने बुलाया उसको, मैंने मिलने क्यों नहीं गए तुम. कहता है मैं सर कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहा है मैं नहीं मिल पा रहा हूँ. सो करप्ट. क्या मतलब? He wanted some नजराना. You understand नजराना, शुक्राना, जबराना, 3 forms of corruption that I mentioned in my book. नजराना इज आप ऑफरिंग देते हैं, किसी बात जाते हैं ना, मिठाई का डब्बा ले गए, मिलने आए हैं सर आपका, बस आपके लिए मिठाई का डब्बा, कभी काम हम आएगा तो आप मिठाई का डब्बा याद रखिएगा, विदाउट सेइंग इट. अभी कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, तो नजराना ही एक्सपेक्टेड. उसने आगे मुझसे कहा सर मेरे पास तो है नहीं देने को, मैं क्या दूंगा, दे रहा हूँ कुछ लोग. उसने मना कर दिया. अब देखिए आप, नाउ देयर इज अ लेजिटिमेट ऑर्डर, बट ethically I thought it was wrong. ना मिलने की वजह ट्रांसफर क्या मतलब है, तो what do I do? Now I have to take a measure of that. मैंने डिसाइड किया, मीन रूल्स देखे, तो उसमें पाया कि if I disagree with the minister, I can route the file to the chief secretary. Okay? So I spoke to the chief secretary. He agreed with me कि आप भेजो मुझे फाइल. मैंने भेज दी, वो बैठ गए फाइल में. Now there is a suspension order but not issued. So minister asked me कि क्या हुआ. मैंने कहा साहब चीफ सेक्रेटरी के पास भेजिए. उसके बाद जाके वो चीफ मिनिस्टर से मिल लिए. आपस में उनका क्या हुआ, मेरा ट्रांसफर हो गया. जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो चीफ सेक्रेटरी अपसेट हो गए, बोले यार तुम उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया. तो मेरा जवाब उस समय क्या था, दिस इज नाउ मैच्योर्ड एंड इट्स. आई टोल्ड हिम सर क्यों परेशान होते हैं, फॉर अ सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, इट इज इनएविटेबल. जो होना है सर उसके लिए परेशान क्या होना. और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मुझे आप कहीं पुनर्जन्म तो होगा ना, कहीं पोस्ट करेंगे, वहां जाके फिर वही पाप करूंगा. तो हंसने लगे. नाउ हियर आई टुक दैट हिट. I consciously took that hit. In some other cases, I could manage the minister into agreeing with what I was saying. Much later in my life, in my career, a few months before my retirement, CBSE paper leak happened. And the minister was keen on shifting chairman CBSE. Now, same thing. हटाना चाह रहे थे. But I could convince him कि साहब उनको हटाने से और स्थिति खराब हो जाएगी. क्या खराब हो जाएगी? मैंने कहा साहब मीडिया अभी उनके पीछे पड़ा है. She is a buffer between you and the media. जैसे वो हटेगी पूरा मीडिया आपके तरफ पड़ जाएगा. He agreed with me. So there were many cases where I could convince the minister. So that's where your communication skill comes to the fore. You should be able to convince him. If you are unable to convince us, take it. बट है तो रिस्क ना सर, मतलब आपको मुलायम सिंह यादव आप मुझे बताइए कौन से आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको रिस्क नहीं है क्या, या बिना रिस्क के कुछ काम होता है? अगर आप कोई भी करेंगे, there is always a risk. But then you build a reputation over a period of time. Friend, in the last 20 years of my career, no one ever asked me to do anything wrong. I held very sensitive assignments. किसी ने कही नहीं मुझसे गलत काम. लोग मुझसे कहते हैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा काम का. मैंने कही नहीं किसी ने, ना किसी अधिकारी ने गलत काम का, ना किसी नेता ने कहा, किसी ने नहीं कहा. My minister, they never asked me for anything wrong. They knew गलत काम करेगा नहीं, but they also knew सही काम तुरंत कर देगा. So as I write in my book also, honesty alone is not enough. You have to be efficient along with honesty. If you are unable to deliver और सिर्फ honesty लिया गया घूमे, कई लोग हम लोग घूमते हैं ना honesty लिए, मेरे 50 ट्रांसफर हो गए, मेरे 45 ट्रांसफर हो गए. No, that's not the right way of going about it. You have to look inwards and see whether the transfer was purely on account of somebody else's mistake or your own mistake. Have the humility to introspect and see what change should I bring in myself, because there could be many cases where I am unnecessarily fighting with politicians, which I did in the beginning. मैं शुरू में समझता सब पॉलिटिशियन बदमाश होते हैं.
धीरे धीरे मैं समझ में आया यार ये भी तो आदमी है, अपनी संदर्भ में काम कर रहा है, उसकी सीमाएं हैं. एंड देन आई केम अक्रॉस पीपल लाइक कल्याण सिंह, आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस. सो इट टेक्स ऑल टाइप्स टू मेक दिस वर्ल्ड. हमारा ये कहना गलत है यार, हम ही सिर्फ ऑनेस्ट हैं, बाकी दुनिया बेईमान है. गड़बड़ी वहां से शुरू बट सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, आज तो वो अनिल स्वरूप भी एक एवोल्यूशन हुई ना सर, वो मेच्योर हुआ. पहले वो एकदम धाकड़ लड़ पड़ता था. बट सर आप आज भी अगर यंग ऑफिसर्स हैं उनको, अब जैसे आपको भी मुलायम सिंह यादव जी का फोन आ गया कि जो एक आपने बताया नहीं था यूपी का इंसिडेंट हुआ था कि वो कोई लोकल वहाँ पे Yes, कोई yes. आदमी था जो आई थिंक वांटेड टू डू सम Yes, yes. प्रिसीजन निकालना चाह रहा था. तो है तो सर कॉम्प्लेक्स ही ना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. लाइफ इज कॉम्प्लेक्स. भाई आप मुझे बताइए लाइफ सिंपल है क्या? लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉम्प्लेक्स. मजा उसी में है. अगर सीधी लाइन हो तो आदमी मर जाए ना, वो तो ऊपर नीचे धड़कन होती रहती है भाई. वो जीवन में होना ही है, उतार चढ़ाव होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी. आप पे निर्भर करता है आप उसे कैसे हैंडल करें. आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा प्रोफेशन है दुनिया में जहां सब बिल्कुल चकाचक है? नहीं है भाई. कुछ जगह कम है, कुछ जगह ज्यादा है, कुछ जगह गंभीर है, कुछ जगह कम गंभीर है. प्रॉब्लम तो हर जगह है. करप्शन खत्म हो सकती है सर वैसे इंडिया से? देखिए, लेट्स लुक एट इट. माय नेक्स्ट बुक इज ऑल अबाउट दिस. इट इज मैनेजिंग करप्शन इन गवर्नेंस, वेयर आई एम गोइंग टू टैकल दिस इशू. इट मे बी डिफिकल्ट टू से कि पूरी करप्शन खत्म हो जाएगी, बट मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उससे सब्सटैंशियली रिड्यूस हो सकती है. उसमें हमें समझना पड़ेगा कि करप्शन के वेरियस लेवल्स क्या हैं, कारण क्या है, और जो उसमें डूएबल पार्ट है वो देखना पड़ेगा. व्हाट इज डूएबल पार्ट? डूएबल पार्ट इज जहां कॉमन मैन हिट हो रहा है, वहां आराम से हो सकता है करप्शन खत्म. एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन नंबर ऑफ केसेस. आप जो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांसफर हो रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो रेलवे रिजर्वेशन में टिकट का, आप तो नहीं पैदा हुए होंगे, पहले कितनी इसमें धांधली होती थी रिजर्वेशन में. देयर आर मेनी एरियाज वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड सी हाउ टेक्नोलॉजी कैन डू. भाई कोल में कैसे हुआ? कोल में आज तो कोई नहीं बात करता कि कोई स्कैम होगा या कुछ होगा. क्यों? क्योंकि वी यूज टेक्नोलॉजी. आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग डाउन करप्शन लेवल्स फिनोमिनली. दूसरा, जिस प्रदेश में आप बैठे हैं, हरियाणा में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है. आई होप इट गोज टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन. वन ऑफ द रीजंस फॉर करप्शन इज फिजिकल इंटरफेस बिटवीन कॉमन मैन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल. आप वो खत्म कर दीजिए, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट बीइंग अटेम्प्टेड हियर बाय एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड समग्र. They have identified around 500 such processes under which a common man comes in touch with some government machinery to get a certificate or clearance or something. And they have digitized, I'm told, about 330 processes. Out of wherein 500. The common man doesn't have to go to government officer. If you don't have to go to government officer, तो पैसा कौन लेगा? तो मेरा ये मानना है कि आप इस इंटरफेस को जितना रिड्यूस कर लें थ्रू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी डन. आप सिंपल ले लीजिए. मैं तो अक्सर मैं कहता हूं कि पीएमओ क्यों नहीं कर रहा है ऐसा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अग्रीड विद इट बट इट्स स्टिल नॉट डूइंग. आप फाइल्स डिजिटाइज कर दीजिए सब, तो कोई आदमी फाइल पे बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर आदमी को पता होगा कौन फाइल पर कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड. ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन इज स्पीड मनी. वही लेजिटिमेट काम है, जल्दी कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है. जब ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि ये कागज इसके पास इतने दिन है, तो देखिए अभी भी ये समाज ऐसा है कि हम अपने आप को ऑनेस्ट दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को एफिशिएंट दिखाना चाहते हैं. तो जब ये मालूम पड़ेगा तो जल्दी करेगा फाइल. एक यही कर देने से आपका करप्शन काफी कम हो जाएगा. स्पीड मनी एलिमिनेट होने लगा धीरे धीरे. कि अगर कोई बैठा है फाइल पर, क्यों बैठा है, यू हैव टू एक्सप्लेन क्यों बैठे हो तुम फाइल पर. आधी प्रॉब्लम तो बैठने की फाइल पर, करता ही नहीं, वो बैठा हुआ फाइल पर, कुछ नहीं कर रहा, बैठा है फाइल पर. अब वो बेचारा परेशान. अब सोचिए, आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है ना, अब आपको चंडीगढ़ जाना है यहां से. अब आप खर्चा करके चंडीगढ़ गए, उस दिन वो साहब है ही नहीं वहां पर, उपलब्धि नहीं है, तो आपका तो पूरा खर्चा होगा. अरे भाई क्यों चक्कर पड़ो, ऐसे 500 रुपये दो, मुझे आने जाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, अपना जल्दी कागज निकलवाओ. सो मेनी सच केसेस कैन बी डन सो इजीली. यू कैन एक्चुअली, उसको आने की भी क्या जरूरत है. आई मीन, सिंस आई डिड इट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई नो इट. यू एलिमिनेट दैट फिजिकल इंटरफेस. जैसे आप कई केस में हो रहा है आज की तारीख में कि आप डिजिटली अप्लाई करते हैं, आपको डिजिटली आपको पैसा भी आ जाता है. व्हाट इज दैट हैपनिंग? बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग एनीबडी. इनकम टैक्स में देखिए क्या हो गया, कितनी बढ़िया चीज हो गई है. अब आपको एसएससी के पास, एसएसआर के पास जाना ही नहीं है, आप डिजिटली फाइल करते हैं, आपको पता ही नहीं कौन उसको एसेस कर रहा है. सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग. वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड सी हाउ वी कैन हैंडल यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो आपको क्या कोई ऐसा ईयर आता है दिमाग में कि यहाँ तक सिमर सब बंद हो जाएगा? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कहना. आई विश आई हैड दैट आंसर विद मी. नो, बट मेरा कहना यह है कि अगर मंशा है तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसके माध्यम से हाँ, अगर आप कहिएगा कल चक्की पीसिंग और आज मंत्री बनी,
तब तो प्रॉब्लम फंसेगी, क्योंकि देन द इंटेंशन इज नॉट क्लियर ना. इंटेंशन इज यू आर टॉकिंग ऑफ ऑनेस्टी एंड टेकिंग डिसऑनेस्ट पीपल ऑन योर साइड, तब तो प्रॉब्लम है. जो आप बोल रहे हो, मेंशन भी किया. Absolutely. You can't speak both languages together. On the one hand, you talk of honesty, and then you have a thoroughly dishonest person becoming your deputy chief minister. How can you get away with that? How can you bring down corruption? That has to be done at the topmost level. Absolutely no tolerance for corrupt practices. And it's a known fact. So what is the signal that I'm giving? Signal is, so long as you're on my side, so khun maaf. It can't work that way. You can't do away with corruption. If you want to do away with corruption, you have to have that intention very clear first. ये तो आपने जो स्पीड मनी की बात की ना, कि चलो लेजिटिमेट काम है, तो आपने जैसे 500 इंटरेक्शंस हैं एक कॉमन मैन की, वो चलो कर लिया. बट सर ऑन दी अदर साइड जो काम लेजिटिमेट नहीं है, वो करप्शन, तो वो तो बहुत ग्रे एरिया है सर. उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? Let us take it step by step. Let us understand each, and I'll tell you what is the solution. I'm going to address that in my book. But I can tell you, start with something which is called जबराना. जबराना आप खत्म कीजिए. जो हम जबरदस्ती, जो आपका लेजिटिमेट राइट है, हम जबरदस्ती आपको ठोक के आपसे पैसा ले रहे हैं, वो जबराना है. जो आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत शुक्राना का आता है. वेयर इज दिस कोल्यूजन, आप गलत काम करना चाह रहे हैं, मैं आपके साथ करा रहा हूं, it will be slightly more difficult. Even that can also be handled. But let's not mix the two. Let's take the easier, let's take the low-hanging fruit. Where majority of public will be benefited is jabrana. Where that's my right. ये मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप वसूली चाह रहे हो मुझसे. तो at least I am the hit party. I am an interested party. In a shukrana, both are colluding. It becomes difficult. But that can also be done. We can have a separate session on how shukrana can be handled. थोड़ा बता दो ना सर उसमें. अब let's look at it this. Let's look at processes. जो मैं गलत काम कराता हूं, आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दो प्रोसेस, तो गलत काम कहेगा ही नहीं, बिकॉज एवरीवन विल गेट टू नो व्हाट इज रॉन्ग. द मोमेंट यू मेक इट ट्रांसपेरेंट, रॉन्ग चीज को करेगा नहीं. हर पब्लिक डोमेन में अगर आप कोई चीज डाल दीजिए तो तुरंत पकड़े जाएंगे आप. कि मान लीजिए किसी को लाइसेंस देना है, ठीक है ना, अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, आपको दूं या आपको दूं, ठीक है, उस पर मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, इससे नहीं ले रहा हूं, इससे ज्यादा ले रहा हूं, आपसे कम ले रहा हूं. हमने लाइसेंस की प्रोसेस रिडिफाइन कर दी और वो ट्रांसपेरेंट कर दी. जैसे कोल में हमने किया, आप ऑक्शन करिए, जो हाईएस्ट बिड देगा उसको हम दे देंगे, वो इलेजिटिमेसी खत्म हो गई. सो इन एवरी केस यू गिव मी अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, आई टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट. अर्लियर टेक्नोलॉजी वाज नॉट अवेलेबल, टुडे टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल. टेक्नोलॉजी से एक तो आप तो प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन कर देंगे, दूसरा उसको ट्रांसपेरेंट पब्लिक डोमेन में डाल देंगे. द मोमेंट इट कम्स इन पब्लिक डोमेन, पीपल विल आस्क क्वेश्चनिंग इफ सम इलेजिटिमेट थिंग इज हैपनिंग. आप मुझे कोई एग्जांपल दो इलेजिटिमेट एक्टिंग का, तो मैं बता दूंगा. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर. अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं वोट चोरी का बहुत एक चल रहा है ना. अगर आप इलेक्शन कमीशन के सर होते, हेड होते इस टाइम पे, राइट, आपका क्या रिएक्शन? बड़ा सिंपल. क्या रिएक्शन होता? मेरा वो रिएक्शन तो नहीं होता जो प्रेजेंट ईसीआई का. मुझे कोई भी कंप्लेंट दो, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई दे, आई विल गेट इट एग्जामिन्ड. उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि ये आदमी मर गया है, इसका नाम है. उन्होंने कहा कि इस आदमी का नाम 25 जगह है, ठीक है, these are factual statements being made. वो Brazilian, I'll get it examined, and if it is wrong, I will fix responsibility and correct it. It's as simple as that. इसमें कोई complexity है ही नहीं, बेकार इन्होंने complex बना दिया. अरे whether it is leader of opposition or a common man, he comes and gives me an information कोई भी बोल which is सकता है. factual information, it's not opinion. देखिए वोट चोरी में भी opinion, I am not commenting on that. That's an opinion. But when a person says that a person name appears in 21 places, when a person says that a dead person's, this is a fact. It can be ascertained. कोई complexity है ही नहीं. As district magistrate में करता था ये. तो यहाँ problem क्या थी? किस बात के लिए बढ़ गया वो? I don't need an affidavit to inquire into it. A input has come by way of information. कोई भी दे सकता है वो input. कोई भी दे दे. यार मेरा काम है उसे एग्जामिन करना. अगर सही है तो ठीक करूंगा, गलत है तो उसको बता दूंगा भाई ये इन्फॉर्म. हम उसे पर्सनल क्यों बना रहे हैं? Why should I make it personal? As a civil servant, it's my job to look into whatever complaint comes to me. I cannot make allegations. भाई मैं बार-बार इस चीज को कर रहा हूं. I have nothing to say about vote चोरी. That's a subjective judgment that he's making. Someone else can do it. But I think that was not the issue. Vote चोरी came much later. There were factual details that were presented. If any factual detail is presented to me, I'll first examine it without any prejudice. Whoever is making that, irrespective of who makes it, I will examine it and see if it is right or wrong. If it is wrong, I'll go public and say ये गलत था. If it is right, upfront तो मैं नहीं कह सकता कि भाई
आप एफिडेविट दो तब हम जांच करेंगे। ये कहाँ लिखा है भाई एफिडेविट तो देंगे? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस टाइम पे? मुझे पता नहीं, वो तो वही बताएंगे क्या कर रहा है। देखिए ऐसा ना, credibility of the institution of ESCI has been impacted dramatically because of the responses. देखिए ऐसा है, मैं फिर आपको कह रहा बिल्कुल ठीक हूं, बोला। मेरा सिर्फ कहना यह है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई क्या कह रहा है वो भाड़ में जाए। I couldn't care less what he's saying. But if a factual information comes to my knowledge, my job is to verify it, period. I am nobody to pass a judgment. I am nobody to give an opinion. But I am somebody to examine the factual veracity of any statement being made by anybody, period. That's it. The credibility of election committees is not determined by what the leader of opposition or others saying. Credibility is determined by the nature of response that he makes. You can't join issues in public and say कि आप ऐसे कीजिए, आपने ऐसे क्यों किया? अरे भाई, आप फैक्ट्स मांगा है, फैक्ट्स वेरीफाई करो। विदिन 24 आवर्स ऑल दिस कैन बी वेरीफाइड। प्रॉब्लम क्या है इसमें? वेरीफाई कीजिए। अच्छा, हो सकता है जो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत हो। लीडर ऑफ अपोजिशन, मे बी व्हाट ही सेड इज रॉन्ग, प्रूव इट कि भाई आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी है तो बिल्कुल गलत है, सारी गलत है, ये सही है, ये गलत है। आप वो बिल्कुल उसको साइड ट्रैक करके रहे हैं, एफिडेविट में दे दो। अरे भाई, ये कोई तरीका है? That impacts the credibility of institution. I feel sad about it because I was always very proud of what ECI was. And I feel sad that why is such a response coming? Again, I'm repeating, I am not trying to pass a judgment on what anybody is saying. What I am saying is any factual information that comes, whether you are ECI or wherever you are, I will examine it and see whether it's right. Factual. ओपिनियन तो कोई भी कोई ले सकता है, उसका मैं क्या कहूँगा। जैसे सर ECI की बात की, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं सर इन द लास्ट कुछ सालों में, उनकी भी सर जो एक इंटेग्रिटी क्वेश्चन की जा रही है, राइट? और आपके सर जूनियर्स हैं, कोई बैचमेट्स होंगे या योर कोलीग्स आर देयर, तो व्हाट इज़ योर टेक सर? जैसे अभी आपने बोला कि यार एक करप्ट बंदा दूसरी साइड में यहाँ पे आया तो उसके 100 खून माफ हो गए, तो जैसे CBI, इनकम टैक्स, ये भी तो सर बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी सर आपको लग रहा है सर एज अ ब्यूरोक्रेट? There is an issue with institutions and I feel concerned about it. General perception is that the credibility of these institutions is being questioned these days and one has to reflect and see how to restore the credibility of institutions. हो सकती है सर? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। भाई, हर देश में, हर समाज में, हर व्यवस्था में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो समाज अगर स्ट्रांग है तो उसको ठीक करती है। तो आप फोन नहीं करते सर अपने जूनियर्स को? आई एम टू स्मॉल अ फ्लाई टू आस्क पीपल टू डू व्हाट दे हैव टू डू। मैंने अपनी इनिंग्स खेल ली है, अपना जो मैं अपना थोड़ा बहुत करता वो करता रहता हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी को बताने वाला वो क्या करे? आपने पूछा मुझसे एक प्रकरण पे तो मैंने अपना मत अभिव्यक्त कर दिया। नहीं, बट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी आपने वो नजराना जबराना की बात की है ना, तो मतलब ऐसे तो हुआ होगा सर आपके टेन्योर में कि आपका कोई जूनियर, मतलब आपको पता है कि करप्शन कर रहा है या कुछ है, तो आपने झाड़ा नहीं अपने फोन करके? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा फ्लेक्सी होती है व्यवस्था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर टॉप मैन ठीक हो तो नीचे वाला आसानी से नहीं करता। इतना इस देश की एक महानता है, इस देश की, कि यहाँ अयोध्या रामचंद्र जी से चलिए, खड़ाऊ से नहीं चली। रामचंद्र जी सही रखे हैं हम अक्सर इस चीज को कहते हैं, अनलाइक एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। आप रामचंद्र जी सही रख दीजिए हर जगह, उसके बाद अननेसेसरी दखल ना दीजिए, वो रामचंद्र जी अपने आप ठीक कर लेंगे अपनी व्यवस्था को। और जो टॉप मैन है या टॉप मैन है इन द कंट्री, दे हैव ओनली टू लुक फॉर रामचंद्र जी है काफी रामचंद्र जी। लेकिन अगर आप कंस को इधर ले आए, उसको रामचंद्र जी का नाम दे देंगे जस्ट बिकॉज इधर आ गया, तो प्रॉब्लम होगी। तो कंस ही रहेगा ना, है ना? रावण तो रावण ही रहेगा, यहाँ से रामचंद्र जी तो नहीं बन जाएगा। तो आपको तो रामचंद्र जी ढूंढने, और बहुत ऐसे रामचंद्र जी हैं सर, काफी पॉलिटिक्स में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। मैं तो रहा हूं अंदर ब्यूरोक्रेसी का, तो मैं परफेक्ट कह सकता हूं देयर सो मेनी रामचंद्र जी देयर। द क्वेश्चन इज, वो रामचंद्र जी अयोध्या को लेने के लिए किसी के पैर छूने नहीं जाएंगे। उनका राज्याभिषेक होगा तभी जाएंगे वहां पर। वो तो वनवास आप उनको दे दीजिए, वन में रहेंगे, उसमें क्या है? उनकी वापसी तभी होगी जब आप उनको प्रेम से बुलाएंगे। आपको अगर रावण चाहिए रामचंद्र के नाम पर, तो वो भी मिल जाएंगे। हर प्रकार के लोग हैं। आप अपनी बात तो नहीं कर रहे सर? मैं देखिए, ये बोला जाता है कि यू आर वेरी क्लोज टू पीएम मोदी। नो, आई हैव लिव्ड माय, आई एम रिटायर्ड मोर देन 7 years ago, so I am too old to consider all that. तो बट कहते तो हैं ही सर, कंजेक्चर तो है कि वी आर वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। No, at some point in time it was believed, though I was not. I was professionally close to him in the sense that we discussed a lot many things. Fair enough. But I was not close to him. I mean, it is wrong to say that I was close to him in any way, except in a professional way, that he used to talk
on a number of issues with me, and it was a pleasure interacting with him. He was so open. He wanted to learn. I mean, it's difficult to have such a leader as Mr. Modi. I mean, when I remember in first 2 years to say, ये देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं इस देश का, and the way that we were evolving, absolutely amazing. क्या बढ़िया चीज लगता है उनके बारे में? भाई सबसे बड़ी चीज, he was a very accomplished leader. He knew how to get things done. Grassroots politician ना? हाँ. He knew how to get things done. Second, clarity of thought. Third, clarity of purpose. उनके दिमाग में बैठ गया ये करना है तो अपना तरीका निकालेंगे. Then how to talk to people, how to communicate, how to induce them to do what he wanted to do. Amazing qualities of a leader that he had. सर आपके बारे में ना जब भी हम बात करते हैं है ना, तो आपके कोल सेक्रेटरी वाले फेज में हमने भी वहीं से स्टार्ट किया कन्वर्सेशन है ना, बट सर जो मैं ये कन्वर्सेशन एंड ना सर फेलियर्स पे करना चाहता हूँ. आपके ना सर इतने बड़ा यू नो यू सीन डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ, बहुत स्टेक होल्डर्स को मैनेज किया आपने अलग अलग, बट सर फेलियर्स के बारे में कोई पूछता नहीं, आप पूछता नहीं तो आप बताते नहीं. तो सर आई वांट कि आप थोड़ा फेलियर्स पे टाइम दीजिए कि इतने आपके टेन्योर में व्हाट काइंड ऑफ फेलियर्स डिड यू आल्सो सी, क्योंकि एवरीबडी ग्लोरीफाइज ना, जो ग्लोरीफाई चलो जो काम सही किया ग्लोरीफाई करना है, बट सर फेलियर्स भी तो रहे होंगे. उससे क्या सीखने को मिला? Number of them. Right from my early childhood, you know, till class 7, I did not win a single medal or a certificate or a trophy. And I used to feel so frustrated. मैं हर चीज में भाग लेता था, दौड़ में, इसमें कहीं कुछ नहीं मिला मुझे. And I used to feel very frustrated. My mother used to tell me, अरे तुम्हारा टाइम आएगा. और तब वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती थी जिनका उस समय मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता. जैसे कि क्या बोलते थे? वो कहती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म पे ध्यान दो. मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ये मालूम नहीं कौन सा भाषण दे रही. बाद में समझ में आया. और ये फेलियर मुझे मिलते रहे और मैं उन फेलियर से सीखता रहा. आई विल गिव यू अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल. मैं जब क्लास 12 से बीए में पहुंचा तो क्लास 12 में मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट्स थे, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर थी. तो आई वर्कड ऑन दोस कम्युनिकेशन. तभी मैं बच्चों को भी बताता हूँ, अगर तुम शुरू से नहीं बोलते कोई बात नहीं, अब ठीक कर सकते हो. मैंने ठीक की. हिंदी अंग्रेजी में आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक, बट उस समय 5 सेंटेंस ना अंग्रेजी में बोल पाता था ना हिंदी में ना लिख पाता था. तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की. मैं डिबेटर बना अपनी यूनिवर्सिटी के लिए. तो मैं कंट्री वाइड जाता था. तो एक IIT कानपुर में एक बार डिबेटिंग कॉम्पिटिशन था, कल्चरल फेस्टिवल था, उसमें डिबेटिंग भी थी. तो मैं डिबेटिंग टीम में गया था. डिबेटिंग से एक दिन पहले म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी था. तो मैं समझता था मैं म्यूजिक भी कुछ गावा लेता हूँ. मैंने नाम दे दिया. मेरा नाम अनाउंस हुआ तो सबने ताली बजाई. 1,500 बच्चे थे. खड़खड़ा के ताली बजी. मैंने जाके गाना शुरू किया, गलत सुर पकड़ लिया. 10 सेकंड के अंदर आई वॉज बूड आउट ऑफ द ऑडिटोरियम. I was booed out. Imagine my plight. Perhaps till that time, biggest failure of my life. I didn't know where to hide myself. I decided not to participate in the debate on the following day, obviously. So one of my seniors came and asked me, "Boss, सुना आपका डिबेट में भाग नहीं ले रहे." मैंने कहा यार कौन जाएगा इस ऑडियंस के सामने. बोले तो आपने 2 गलतियां की. पहली चीज तो आप अपने आप को तानसेन समझते थे, बिना रियाज किए वो गाना गाने चलेगा. और दूसरा, जहां आपने प्रैक्टिस की वहां आप जा नहीं रहे. तो गलती हो गई, इससे सीखो. अब गलती में रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे. लंबा चौड़ा भाषण था 1 घंटे का. उसके बाद आई वॉज कन्विंस्ड. अगले दिन मैं डिबेट में भाग ली. मैंने मेरा जैसी नाम अनाउंस हुआ, अनिल सुर, सब बोले अरे गायक आ गया. आई हैड ओवरकम माय फियर्स. आई स्पोक एंड आई वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन. इट गिव मी इनॉर्मस कॉन्फिडेंस कि गलती तो होगी, आगे भी होगी. बहुत गलतियां हुई, आगे भी बहुत गलतियां हुई. सो आई केप्ट लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. जब शुरू में मैं नेताओं से लड़ता था तो गलती थी. मेरा ट्रांसफर हो जाता था. ट्रांसफर इशू पे नहीं होता था, नेता से लड़ाई पे हो जाता. क्यों? बदतमीज बोलता था. तो मैंने सीखा उससे. ये सब गलतियां, छोटी बड़ी खूब गलतियां हुई. मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि किस बात के लिए झगड़ा कर रहा हूँ. इशू के लिए झगड़ा कर रहा हूँ या मैं समझता हूँ ये बदमाश है इसलिए कर रहा हूँ. तो आई इम्प्रूव्ड. सो कई फेलियर्स है. जैसे मैंने आपको एक बताया जिसमें संतोष मैथ्यू जो चेयरमैन NCT थे, उनको रिजाइन करना पड़ा है इससे. To me, that was the biggest failure of my career. अच्छा. Because a senior officer had to resign because I couldn't support him sufficiently. Minister said, "अरे क्यों judiciary से वो करे?" He had to resign. So there are I have written them down in my book. Number of failures that I have had, where I kept learning from those failures. Initially, I used to feel very distraught, but gradually I realized that failures are a natural occurrence in human journey, life journey, where you should not be living in those failures, you should be learning from those failures. And that helped me a lot evolve as an individual. Failure is a natural phenomenon for anybody. You can't always succeed. World over, all the best people have had failures.
and they have succeeded because they learned from those failures. सर इतनी कॉम्प्लेक्स जॉब, स्ट्रेसफुल जॉब, जैसे आप बात की कोल सेक्टर, फिर एजुकेशन में आए, आप साइलोज में तो काम कर नहीं सकते ना, कोई भी आदमी साइलो में, आज हमारी टीम है, मैं हूँ, आप हो, कोई साइलो में काम नहीं करता। एंड खासकर जब इतना हाई प्रेशर, हाई रिस्क चीज़ हो, तो फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो यू नो यंग पीपल विच आर वॉचिंग दिस ऑल्सो, यू नो विच आर कोई नॉर्मल जॉब भी कर रहा है, प्रोफेशन में भी कर रहा है, आपके लिए सर रोल ऑफ फैमिली कितना इम्पोर्टेंट रहा है सर? कि आप प्रोफेशनल लाइफ में यू नो यू आर डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इतना प्रेशर, यू नो मीडिया ट्रायल चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, सो ऑल ऑफ दिस व्हाट रोल डज द फैमिली प्ले? एंड कितनी कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंशियल इन नेचर भी है, बहुत चीज़ें सेंसिटिव इन नेचर भी है, तो कितनी चीज़ें सर आप शेयर कर सकते हो फैमिली के साथ पूरी, और कितना सपोर्ट फैमिली का रहता है, और क्या रोल रहता है फैमिली? To my mind, family has an extremely critical role in the success or failure of anybody. More so an IS officer. Very important role. For the simple reason that if you are having an honest living, then there could be a temptation amongst your family members, both wife and children, to copy some of the other officers, the facilities that they are getting. I mean, I can share this with you now. I joined in 1981 and my first air conditioner came in 1998. 17 years down the line, and many of my colleagues had air conditioner. But I was fortunate because not even once did any of my children ask me for anything looking at somebody else. Not only air conditioner, nothing. वाइफ ने तो बोला होगा ना कि क्या बात है अनिल जी, एसी नहीं आ रहा घर पे? I mean, I was fortunate, as I said. Never, not even one incident. I was fortunate to have a family like that. I don't know whether they suffered. I don't think they suffered because they said that's what life is. Suffering is actually very subjective. If you live a life what you're living and you're enjoying it, that's good enough. Never ever did they even mention or made me feel of any sense of deprivation. And you know, the beauty was, it's so subjective, that sense of deprivation. If you look at, say, Mukesh Ambani and look at him taking his own plane all over the place, you'll feel deprived. If you look at somewhere else where a guy doesn't even have a square meal a day, you'll feel how blessed I am. You are what you are, but depends on where you're looking. So I was fortunate that my family, neither my wife, my children, never ever asked me for anything looking at somebody else. There were situations when they wanted something because they required that thing. But it was not on account of what I saw. Like I see these days that everyone wants an iPhone, they want this, they want that. That never existed. Of course, attractions, distractions are much more today. But even then there were distractions. They could have easily said, कि पापा ये इसके पास आया, हमारे यहाँ क्यों नहीं है AC? Who doesn't like AC? Never ever they said. So as I keep saying, I was very fortunate to have a wife like the one that I have, the children the one that I have. Really proud of them. क्योंकि आजकल आईफोन तो नजराना में हो जाता है ना सर? हाँ बिल्कुल, नजराना में चले जाता है। बिल्कुल। सर मैं लास्ट सेगमेंट पे आऊँगा सर, एंड लास्ट सेगमेंट, आई नो यू आर ऑप्टिमिस्ट, यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट इंडिया, अबाउट भारत एंड द ग्रोथ दैट यू नो जो आप देखते हो फ्यूचर इंडिया का। सर आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात की, यू नो वन ऑफ द रिफॉर्म्स एट कोल सेक्टर की, अपने टेक्नोलॉजी से आपने लेवरेज किया, बट सर इस टाइम पे एनी 3 बिजनेसेस और 3 सेक्टर्स दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, यू फील दैट आज 2025 में अगर कोई बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो 3 सेक्टर्स आप, बिकॉज यू सीन यू नो फ्रॉम अ पब्लिक एंगल, बहुत क्लोजली आपने देखा है, तो क्या 3 सेक्टर्स कौन से बोलेंगे सर जिसमें लोगों को अपना करियर बिल्ड करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, वी हैव टू लुक एट बोथ द मार्केट एज वेल एज द सप्लाई जी, बिकॉज इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू डिटरमिन व्हाट यू वांट टू डू जी। सो एज मार्केट इवॉल्व्स, जी, आई थिंक tech-based companies are going to have, especially AI is going to play a very important role. जी. That's a sector where the young people, I am not very conversant with what is happening in the AI sector, but whatever little that I've heard, that's an area where, you know, sky is the limit, where you can do so much. And that's an area where the technology part, it has already been demonstrated by use of technology in the financial sector. You know, technology has actually transformed our financial sector. I mean, I was in Japan a month and a half ago. They are not as advanced in financial sector as we are. Here, a thelewala will have that UPI. QR code, Yeah. and where the payment is made. In Japan, still they prefer cash at some places. So look at the transformation that has come about
in the financial sector through use of technology. To me, that's the sector. That's the sector for the future. The second, which can impact on employment, because to me, unemployment is one of the biggest problems in this country, is the real estate sector. I think we have to look at it very closely as to how we can revive the real estate sector in the country, because it is in that sector that a lot of employment in building and construction will come. We have to look at what are the bottlenecks, what are the problems, not looking at it generally, but very specifically in a particular area as to what exactly is the problem there and find a तो solution. क्या opportunity So, real estate में no, देखते हो आप? opportunity is there will be a housing requirement. There will always be a housing requirement. How can we get this housing going? Because if you, I don't know about Gurgaon, you drive down to Noida, so many sites are semi-constructed and lying idle. It's a cost. That delays cost to somebody. How can we expedite all that? How can we get going? More housing can be done because housing and other. The third sector to my mind is agri-based, because that we are basically an agrarian society. So how can we promote agri-based industry? And that agri-based industry will not be promoted in Mumbai and Delhi. It has to be done in an area where actually produce happens. It is easy to transport a finished product from there, then taking those commodities from there and processing it elsewhere. So this is Manufacturing in there, sir? मतलब agri में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? basically food processing. It's all food processing. I mean, not now. I was earlier chairman of PIDA, Agriculture and Processed Food Export Development Authority. And that time a FIDA report had come by CII and I think it's McKinsey. And they said 40% of our horticulture produce gets wasted. I don't know what is the number now. Now, why can't we process all that? So that's one area which will be multiple impacts. You come from Punjab. Look at what is happening to the water table, by growing the rice and wheat there. We have destroyed the soil there. We switch over to horticulture, it helps both ways. Now we have to see how do we incentivize farmers to switch over to horticulture. So that's the third area where I feel. सर जो सेक्टर में मैं हूँ सर, दैट इज़ इन रिन्यूएबल एनर्जी. तो मतलब हम बड़े पैशनेट है उसमें, मतलब पावर सेक्टर, एंड आई फील दैट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आप रहे कोल सेक्टर में तो आपको यू हैव अ इन डेप्थ नॉलेज, बट वी आर बिल्डिंग द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज वेल एज बिल्डिंग द सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया. हाउ डू यू सी दैट? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा. हाँ, कैसे कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि टू माई माइंड सोलर हैज टू बी डिसएग्रीगेटेड सिस्टम. It can't be a grid structure. It can't be an aggregated system. The moment you start transporting solar energy elsewhere, we run into serious problems. Both in terms of grid parity, in terms of availability, because we have not yet sorted out the storage problem. So what we are trying is pumping in solar energy, asking the coal industry or coal power plants to back down, creating havoc there. Yeah, storage is world over. It has to be a disaggregated system. Local distribution. You can't put it in the grid. You put energy in the grid, you're creating havoc there. Yeah. Well, I think energy storage is a very, very important bottleneck in our sector right now. But मैं अपनी validation बाद में ले लूँगा. Sir, my last two, 3 questions. विकसित भारत की बात होती है सर, 30 trillion by 2047, 10 trillion by this. Are these just numbers or achievable? I have no idea. क्यों बोलते हो सर? आपको आइडिया तो होगा. I have no idea. I mean, you should talk to people who are touting these numbers. I have no clue. I am a man in the present. I can tell you what we can do in the present. अच्छा, so in the present क्या कर सकते हो to achieve these numbers? I don't know what about the numbers, but as I've said, these 3 sectors are important for generation of employment, for improving the welfare of the people. 3 sectors I've already mentioned. They are the 3 sectors. चलो सर, but 2047 में क्या होगा? I don't think I'll be alive, and no one is going to ask in 2047 what we said in 2026. अच्छा, by the way, मोंटे कालूवालिया के साथ हमने पॉडकास्ट किया था. He also answered the same thing. Same answer उनका भी. I don't know. कि उन्होंने बोला, कहते हैं मेरे को आगे का तो नहीं पता, बट और मैं होने भी भाई देखिए, मैं तो बड़ा मैं थोड़ा, मेरा जीवन का नजरिया डिफरेंट है. मैं since you asked this question, फ्यूचर का मुझे पता नहीं क्या होना है. Okay. पास्ट निबट गया, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता. आई एम ए मैन ऑफ द प्रेजेंट. आज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर चिंतित हूँ. आज की मेरी समस्या क्या है उसके बारे में चिंतित हूँ. बिकॉज फ्यूचर तो हम सब्ज बाग किसी को दिखा लें, वो पूछेगा तो है नहीं क्या किया आपने, नहीं किया. आज करिए. हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर, बट फ्यूचर कांट बी योर ऑब्सेशन. ऑब्सेशन हैज टू बी प्रेजेंट. सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन. सर वो बोला जाता है कि जो यूपी से आता है ना, जो यूपी जीत ले वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सरकार बना लेता है. तो आपने काफ़ी नाम लिए, जैसे एक
मुलायम जी का नाम आपने काम किया हुआ है, उनके साथ भी आपने कल्याण जी का नाम लिया, काफ़ियों का नाम लिया, अब योगी जी हैं सर लास्ट 10 साल से चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट पीएम किसको देखते हैं सर? मतलब I have no idea. Idea- I'm not a political pundit. I don't indulge in political आप discussion. ऐसे स्पेकुलेटिव नहीं, I don't. क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते? No, I don't indulge in that. As I said, भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं तो आज में लगा हुआ हूँ, आज कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। अब आगे कौन बनेगा क्या बनेगा, I'm not even competent to answer that question. You have to have that political insight to determine who's going to. नहीं, आपकी है तो है पॉलिटिकल इनसाइट, बट ठीक है। My insight is based on my experience. I have no experience what is happening in UP. फेयर इनफ। तो लास्ट क्वेश्चन, आपने एक जगह बोला हुआ है कि अगर आपका रीबर्थ हो तब भी आप आईएएस ऑफिसर ही बनेंगे, जी. क्यों बोलते हैं सर? Because the amount of satisfaction that I derived in the 37 years as an IAS officer, I can't visualize I can get the same anywhere. The amount of satisfaction in helping the helpless, the poor, amazing amount of opportunities that you get to bring smile to people around you in a manner that it impacts you. I call them my Bharat Ratnas, many moments of Bharat Ratnas that I had. I wish I could get into the IAS again. It's much more difficult now to get into it. And if I can, I'd like to be an IAS officer. But that will once again give me an opportunity to do what I want to do the best, helping the helpless. यंग पीपल बहुत देखते हैं सर हमारा पॉडकास्ट, क्या पार्टिंग रिमार्क्स बोलना चाहेंगे उनको, कंक्लूडिंग रिमार्क्स? Focus on yourself. You don't have any control over anybody else. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड मुझे पता सर, अब जब आप मिले बहुत यू नो पॉडकास्ट भी आप इतने ज़्यादा सप्लाई में आ गए हैं सर कि, बट आई थिंक द कन्वर्सेशन आई एम रियली होपिंग, दिल से होप कर रहा हूँ कि सर ये इंस्पायर करे, मोटिवेट करे लोगों को। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर, रियली अप्रिशिएट दैट। Thank you very much. Thank you.